हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, कंटिन्यू करते हैं अपने हमें साइंस की सीरीज़ को, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू अपने चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे। ओके, समझ रहे थे। तो एज इट इज़ पिछले वाले ही की तरह आपको इसको भी क्या करना है, आपको अपने पास नोट्स रख लेने हैं और नोट्स में आपको देखना है कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपके ये जो टॉपिक है, ये चीज़ें आपके नोट में मिसिंग है। तो उस टॉपिक के पास इन मिसिंग वाली चीज़ों को अपने नोट्स में मेंशन कर लेना है। वो आप चाहे एक्स्ट्रा पेज लगा कर करो या चाहे जैसे करो, ठीक है। तो जनरली आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और इसके लगभग हम लोग टोटल 38 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आपने अगर इन 38 क्वेश्चंस को आपने अगर लगा लिया तो ट्रस्ट करो आपका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग कि हाँ जी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई बात समझ में? चलो जी, देखो ज़रा स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, ये आपका पहला क्वेश्चन है। जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा, जनरली एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का ये आपको क्वेश्चन है। तो आपको अपने नोट्स को निकाल लेना है और देखना है कि आपके नोट्स में से ये जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक से मैच कर रहा है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि देखो इस टॉपिक से मैच कर रहा है, मतलब ट्रस्ट करो आपका पढ़ा हुआ या आपका नोट्स बनाया हुआ ये जो चीज़ है वो ठीक है। अगर आपको नोट्स में ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो समझ लो कि नोट में आपको इन चीज़ों को फिर ऐड करना है। तो जनरली देखो, हम बता दें, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आप कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर आपको पता है कि एक मेटल होता है और ऑक्साइड यानी कि मेटल का ऑक्साइड, और उसका हम रिएक्शन करा रहे हैं किससे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो आप इस चीज़ को अपने नोट्स में कहाँ देखोगे? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। ओके, तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन करनी है। कई बच्चों का जनरली क्वेश्चन होता है सर वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं? तो आप क्वेश्चंस को पढ़ो और अपने नोट्स में इस वैल्यू एडिशन को ऐड कर दो। मतलब ये चीज़ें अगर अपने नोट्स में हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज़ इनको मेंशन करो। ओके जी, चलो जरा देखते हैं। कह रहा है कि स्टूडेंट कैन टू का स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन conical flask and added dilute hydrochloric acid to it with a constant stirring। मतलब चलाया जा रहा है। ही ऑब्जर्व द चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखा गया कि उसमें चेंज, उसका जो कलर है ना वो बदल गया। तो आपसे देखो पूछा क्या है, क्या कह रहा है आपसे कि राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड एंड इट्स कलर। ठीक है जी, कह रहा है कि जो कंपाउंड बना आपको वो लिखना है और उसका जो कलर है ना वो भी देखो लिखना है। तो देखो कंपाउंड तो बना हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में शायद ये चीज़ मिसिंग है कि उसका जो कलर का मतलब जो नेम है वो आपको मिसिंग होगी। तो आप अपने नोट्स में इस चीज़ को ज़रूर से मेंशन कर लेना कि जो आपका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन इन कलर। तो जनरली देखो समझो, ये आपके कौन सा टॉपिक से मैच किया? कॉपर का ऑक्साइड है, तो कॉपर का ऑक्साइड मतलब आप क्या लेते हो? CuO ये लेते हो, ठीक है। तो कॉपर का ऑक्साइड है, CuO है, और कॉनिकल फ्लास्क में इसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर रहे हैं, तो मतलब HCl हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से हमारा क्या होगा, H जो है वो जो Cu है वो H को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो ये आपका क्या बन जाएगी? आपका बन जाएगा CuCl2। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये आपका बन जाएगा कॉपर क्लोराइड, जो कि कैसा होता है? ग्रीन इन कलर। ग्रीन इन कलर, ये कलर में कैसा होता है? ये कलर में ग्रीन होता है। तो पहला आपको समझ में आ गया कि पहला क्या होगा इसका? राइट द नेम एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड एंड इट्स कलर। तो कंपाउंड देखो क्या बनेगा? कंपाउंड आपका बनेगा कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड ये आपका मिल जाएगा आपको रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, है ना। कॉपर ऑक्साइड का मतलब क्या? मेटल का ऑक्साइड। कॉपर क्लोराइड, और ये जो आपका कलर होगा, कलर आप बता दोगे, कलर जो होगा वो ग्रीन होगा। ये चीज़ आपको ऐड कर लेनी है, ग्रीन इन कलर। ओके, दूसरा पार्ट देखो इसका क्या बोल रहा है आपसे कि राइट द बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, आपको इसका केमिकल इक्वेशन में लिखना है, तो लिख लो। क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, बोले तो CuO है, ठीक है। प्लस इसको आप कहाँ से, आप इसको किस में ऐड कर रहे हो? HCl में आप इसको ऐड कर रहे हो। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या होता है? याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले तो HCl। फिर ये आप अगर इसका रिएक्शन करा दो देखो क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा Cu और यहाँ से हो जाएगा Cl। तो CuCl2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर की वैलेंसी जनरली हम लोग लेते हैं 2, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक। तो CuCl2 और प्लस आपका यहाँ से क्या निकलता है? याद है, यहाँ से आपका H2O, है ना, वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। ओके, तो क्या बन गया आपका? देखो Cu, अब इसको जरा आपको बैलेंस भी करना है तो बैलेंस कर लो। Cu है यहाँ पर, CuCl2 है, तो यहाँ पर 2 Cl है, यहाँ पर मैंने 2 कर लिया। जैसे हाइड्रोजन देखो कितना हो गया? 2 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर भी क्या है? 2 है, ठीक है। ये बैलेंस्ड हो गया। ओके, सारी चीज़ें देखो, Cu एक है, Cl 2 Cl इधर है, हाइड्रोजन देखो 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन देखो 1 है, यानी कि दैट मीन्स ये बैलेंस्ड आपका इक्वेशन है। तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। बात समझ में आ गई? ओके,
देखो बच्चे, जैसे आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ है, क्या कह रहा है कि सजेस्ट अ सेफ प्रोसीजर फॉर डाइल्यूटिंग अ स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड एसिड। तो आपको पता है कि एसिड जनरली दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंसनट्रेटेड और एक होता है आपका मतलब जिसको कह सकते हो एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड एसिड है जिसके आपको डाइल्यूट करना है। तो पहले तो जिन बच्चों को डाइल्यूट का मतलब नहीं पता, डाइल्यूट का मतलब समझ लो कि मतलब इसमें आप क्या करोगे, आप वाटर की अमाउंट ज़्यादा रखोगे, है ना। वाटर जो होगी ना बच्चे वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेरिजन टू एसिड। तो अब जी कह रहा है कि ऑब्वियस बात है आप किसी एसिड में वाटर को मिलाओगे, ठीक है। तो कैसे, तो क्या करना है, मतलब हमें अगर किसी एसिड, ध्यान रखना हमने जो वहाँ पे वर्ड बोला है एसिड में हम वाटर को हमें मतलब मिला करके क्या करना है, डाइल्यूट करना है। तो एक सेफ प्रोसेस बताओ। देखो अगर आपके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे एसिड में वाटर को डाल देना ना, ऐसा करने से बहुत ज़्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो कह रहा है कि एक सेफ प्रोसीजर बताओ। तो हमेशा याद रखोगे जब भी आपको किसी एसिड को डाइल्यूट करना होगा, जैसे मान लो आपने कहा कि मेरे पास बोतल में 100 ml जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड रखी गई थी, हमें इसको डाइल्यूट करना है। तो हमने यहाँ से 5 ml निकाला, ठीक है जी, 5 ml निकाल करके और इस 5 ml को हमने 100 ml का हमने एक वाटर लिया और इस 5 ml को 100 ml के वाटर में डाल दिया। तो ये हमारा सेफ प्रोसीजर होता है किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने का। तो अब हमारा ये जो एसिड है वो 105 ml का बन जाएगा, लेकिन अब ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये होगा डाइल्यूट होगा, ठीक है ना। डाइल्यूट का मतलब कि अमाउंट ऑफ वाटर इसमें ज़्यादा हो गई और इसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम थी। तो मैंने देखो यहाँ पर वही चीज़ लिख दी है कि ड्यूरिंग ड डाइल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड एसिड ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। आपको एसिड को वाटर में डालना होगा, याद रखना, ना कि वाटर को एसिड में डालोगे। ऐसा करने से क्या होगा, एडिंग वाटर टू एसिड कैन क्रिएट अ वायलेंट रिएक्शन, ठीक है ना, ड्यू टू रैपिड जनरेशन ऑफ हीट। तो बहुत ज़्यादा ये जस्ट लाइक कि मैंने आपको एग्जांपल कई बार दिया होगा, जैसे कि एक तेल खौल रहा है, आप उस तेल में थोड़ा सा पानी डाल दो तो क्या होगा आप समझ सकते हो। तो वैसा ही जो सिचुएशन है कुछ ऐसा यहाँ पर भी क्रिएट हो जाएगा। ओके जी, ये बात आपको लिख लेनी है। आगे देखो, नेम द सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन द सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका टॉपिक मिलेगा कौन सा, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। आपके एनसीईआरटी में टॉपिक है, आपने अगर नोट्स बनाया है तो देखो आपके नोट्स में ये चीज़ होनी चाहिए कि नेम द सॉल्ट फॉर्म व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड राइट इट्स पीएच। तो जो बन रहा है जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो उसका आपको पीएच भी लिखना है। तो चलो देखो, आपको अगर मिला आपके नोट्स में अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन मिले हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिले हैं तो प्लीज़ एक्स्ट्रा पेज लगा करके इसको नोट डाउन कर लो। देखो क्या कह रहा है कि आपके पास दो चीज़ें हैं, इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि नेम द साल्ट फॉर्म्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, नहीं अगर याद है तो याद रख लो, H2SO4 होता है, ठीक है जी। H2SO4 को आप क्या कर रहे हो, मिक्स, यानी कि H2SO4 आपका क्या हो गया, एक एसिड हो गया, इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, ये बात आप ध्यान रखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देखो क्या कर रहे हो, आप एक तरीके से आप एक एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप एसिड को, इसका कॉन्सेप्ट क्या हो बच्चे, जब आप एसिड और बेस को जब आप मिक्स करते हो ना तो याद रखना क्या बनता है, सॉल्ट बनता है बच्चे। क्या बनता है, सॉल्ट, और प्लस वाटर भी बनता है, ये बात ध्यान रखोगे, है ना। ये चीज़ आपकी उस वाले में आ जाएगी, क्या, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर, उस वाले टॉपिक में आपके नोट्स में मिल जाना चाहिए। तो देखो यहाँ से आप सॉल्ट बना लो, तो देखो यहाँ से सोडियम है, यहाँ से हाइड्रोजन है, तो सोडियम हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और सोडियम यहाँ चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो NaSO4। अब सर सवाल है कि हम यहाँ पर क्या लगाएं, 2 लगाएं कि नहीं लगाएं। तो आपको पता होना चाहिए कि SO4, जैसे आपने इसके पहले वाले चैप्टर को पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है, ठीक है। तो ये 2 इसके पास चला जाएगा और सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो 1 SO4 के पास चला जाएगा। तो Na2SO4 यही आपका सॉल्ट है। तो नेम द सॉल्ट, तो क्या आपका देखो सॉल्ट क्या बन रहा है, तो आप बताओगे सोडियम सल्फेट। इस सॉल्ट का नाम क्या बताओगे, तो ये बताओगे कि जो सॉल्ट है वो आपका है सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, मतलब H2 आप यहाँ से निकाल देना, ठीक है ना। आपसे बस केवल नाम ही पूछा है, ओके, ये चीज़ आपको अपने कॉपी में मिल जानी चाहिए। दूसरा देखो कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन है कि ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जो ड्राई है, अभी देखो जनरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी क्या होती थी, लिक्विड के फॉर्म में होती है, लेकिन जो कह रहा है कि HCl नहीं, HCl लिक्विड के फॉर्म में नहीं, ये ड्राई है, सूखी हुई है। कहता है कि गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, वाई। मतलब ये जो एसिड है आपकी, याद रखना HCl आपकी एक एसिड है, ये कह रहा है कि ये ब्लू लिटमस के कलर को चेंज नहीं कर रहा है। तो जरा देखो ब्लू लिटमस का कॉन्सेप्ट समझो क्या होता है। देखो लिटमस क्या होते हैं, लिटमस हमारे होते हैं इंडिकेटर, है ना जी। लिटमस क्या होते हैं भाई, इंडिकेटर होते हैं, और ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर हैं,
याद रखना नेचुरल इंडिकेटर है। अब ये इंडिकेटर क्या होता है सर, ये हमारा बताता है कि वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। ये बात भी आप याद रखोगे। इंडिकेटर क्या कहता है कि कोई भी एक सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ये बताता है। अब अगर हम बात करें अगर लिटमस की, तो लिटमस देखो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। ठीक है, ये बनते किससे बनते हैं, लाइकेन से। देखो ब्लू वाला क्या करता है ना, ब्लू वाला जो हमारा अगर मान लो अगर कोई भी अगर एसिड है तो जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो बदल जाएगा रेड में। एसिड अगर है, मान लो आपने ब्लू को अगर एसिड में डुबाया, ठीक है, तो वो ब्लू हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। और रेड वाले लिटमस को अगर आपने किसी बेस में अगर डुबा दिया, किस में डुबा दिया, बेस में, तो ये जो रेड जो ब्लू है वो आपका हो जाएगा, रेड जो लिटमस है वो आपका हो जाएगा ब्लू में हो जाएगा। ये कहानी होती है। अब जरा इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये कह रहा है कि जो आपका लिटमस है ना, वो बदल नहीं रहा है। क्यों, ड्राई HCl ले जा रहे हैं। देखो ड्राई HCl का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ एसिड तब होती है जब उसके पास H+ आयन फ्री स्टेट में होते हैं। H+ आयन अगर होते हैं तभी वो क्या कहलाती है, एसिड कहलाती है। अब भी बताओ अगर ड्राई HCl है तो ये ब्रेक ही नहीं हो पाएगा, ये H+Cl- आयन में ब्रेक नहीं हो पाएगा। और अगर जब ब्रेक नहीं हो पाया तो इसके पास H+ आयन नहीं है, और अगर H+ आयन नहीं है तो इसलिए ये किसको, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई। तो आप ये बताओगे कि देखो HCl, ये जो ड्राई HCl आप ये बताओगे कि ड्राई, देखो मैं यहाँ पर जनरली लिख देना, आप इसको मेंशन कर लेना अपनी कॉपी में। ओके, ये चीज़ आप अपने कॉपी में मेंशन कर लेना, है ना जी। आई होप ये बात देखो आपको समझ में आई होगी, मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई वो समझ में आई होगी। तो ऐसे ही हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिस्कशन करते हुए चलेंगे, तो प्लीज़ ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको सब समझ में आ गई, किस तरीके से आपको अपनी कॉपी में वैल्यू एडिशन करनी है और आपको अपने दिमाग को कैसे शार्प बनाना है। तो आप मेरी बातों को सुनो, आपको लगता है कि अच्छा ये चीज़ मेरी कॉपी में मिसिंग है, आप उसको याद नहीं रख पाओगे, तो प्लीज़ नोट इट डाउन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप याद रख लोगे तो देन ओके, आप मूव कर जाओ आगे वाले क्वेश्चन पर। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो जी, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन टू शो द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम। तो ध्यान से सुनो, पीस ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम आपकी क्या है, एक मेटल है, इज डिप्ड इनटू डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, किसमें, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ किसका, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो एसिड है मतलब कि तरीके से आप मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। तो आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना, तो आप देखो अपने नोट में ये चीज़ें मेंशन है कि नहीं है। तो एल्यूमिनियम का आप एसिड से रिएक्शन करा रहे हो, मतलब रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, है ना। ये तो हुआ ना, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। तो पहले वाले में देख लो क्या हो जाएगा, आपके पास क्या है, आपके पास है एल्यूमिनियम। मतलब अगर आप याद रखना कि अगर आप किसी एसिड का मेटल से आप जब रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 गैस यहाँ से रिलीज होती है। इसी तरीके से दूसरा वाला देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या हो गया, एक बेस हो गया, जिसमें हाइड्रोक्साइड होते हैं जनरली वो बेस माने जाते हैं। तो आप एल्यूमिनियम का फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, मतलब बेस के साथ। तो दूसरी बात भी यही हो जाएगी कि अगर आप किसी बेस का किसी मेटल के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलना चाहिए, आपको मिलता है सॉल्ट प्लस H2। बात समझ में ना, ये दो चीज़ें आपको मिलती हैं हमेशा, ठीक है। तो सॉल्ट प्लस H2 आपको मिलता है। तो देख लो, कर दो, लिख दो इक्वेशन, वीडियो को पॉज करके ज़रा ट्राई करो, देखो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिड है। तो एसिड आपको क्या रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब H2SO4 आपने ले लिया, प्लस फिर आपको देखो क्या करना है, H2SO4 है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम, तो प्लस Al, ये मैंने ले लिया। तो देखो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो Al क्या करेगा, H2 को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Al और SO4। अब सर सवाल है कि यहाँ पे क्या लगाएं, है ना। Al के पास क्या लगाए, 2 लगाए, 3 लगाएं, सर ये कैसे पता करते हैं। देखो मैंने आपको बताया पिछले वाले चैप्टर में, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी रखते हैं, 3। सल्फेट की वैलेंसी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, -2 या 2- जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप इसके नीचे जब एल्यूमिनियम के नीचे जब आप 3 लिखोगे और सल्फेट के नीचे 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Al2 और SO4 का हो जाएगा थ्राइस। ये बात समझ आई। प्लस यहाँ से आप क्या और कौन सी गैस निकाल दोगे, हाइड्रोजन गैस निकाल दोगे, ठीक है ना। आप इसको ज़रा बैलेंस कर लेना। तो देखो आप जब इसको बैलेंस करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3S2 और यहाँ पर Al2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3S2SO4 और ये आपका आ जाएगा 2Al, ठीक है। ये आप बैलेंस कर लेना, हम लोग पहले वाले चैप्टर में इसको पढ़े हैं, ओके। इसी तरीके से देखो बेस वाले का जरा देख लो, सेकेंड वाले का देख लो क्या हो जाएगा। तो बेस है, ये सब आपको लिखना नहीं है, बस हम आपको बता रहे हैं कि आपको कौन से अपने टॉपिक के अंदर में किस चीज़ों के अंदर में मिलेंगी, ओके जी। ये बात ध्यान रखो, ये सब चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, प्लीज़ समझो इन चीज़ों को। हाँ, इतना है कि ये आपको किस टॉपिक के अंदर में आपको नोट्स में मिलेंगे, मैं बस
इतना ही आपको बता रहा हूँ। देखो जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब आपके पास फिर से एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो NaOH प्लस आप इसका रिएक्शन कराओगे किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, Al के साथ। तो देखो फिर से वही बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो अब यहाँ से देखो क्या बनने वाला है, यहाँ से आपका Na है और यहाँ से Al है, तो क्या हो जाएगा, और सोडियम एल्यूमिनियम, यहाँ पर आपका वो भी आएगा, ठीक है। यहाँ से आपका बनेगा Na और AlO, ठीक है, NaAlO2, ये आपका बनेगा सॉल्ट, ये आपका क्या है, सॉल्ट है, प्लस आपका यहाँ से क्या, वाटर जो है दैट इज़ H2O, वो सॉरी H2O नहीं, हाइड्रोजन गैस H2 बाहर निकल जाएगी। आप इसको भी ज़रा बैलेंस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर वही ये होगा आपका 3H2, ऑलमोस्ट लगभग देखो जैसे सब एक जैसे ही होते हैं, 2Na और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2Al NaOH, ये बैलेंस है, ठीक है। आप ये ध्यान देना, अगर स्टिल अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मतलब अपने पिछले वाले चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा है, नहीं देखा है, ठीक है, इसलिए आपको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अच्छा देखो, फिर दूसरा कह रहा है कि राइट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन द कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का मतलब क्या, CuO, ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब बोले तो HCl। तो कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड को, CuO को जब हम अगर HCl से रिएक्ट कराते हैं तो बताओ कि क्या कलर, देखो कलर आपको देखो याद रखना पड़ेगा, ओके। तो जो कलर बनता है ना, यानी कि इसका जो थर्ड वाला जो आंसर हो जाएगा ना, जो कलर होगा वो आपका होगा ब्लूइश ग्रीन, ऐसा होता है, ये बात आप ध्यान रखोगे, ब्लूइश ग्रीन, क्योंकि देखो कॉपर जनरली आपके ग्रीन है ना, और तो जब आप इसका जो सॉल्यूशन बनता है तो एग्जैक्टली देखो होता है, आप पूछा भी है कि रीज़न बताना है, तो रीज़न देखो क्या बताओगे कि कॉपर ऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, तो जिसकी वजह से क्या बनता है, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, है ना। बिकॉज आप देखो हम यहाँ पे ऐसे रीज़न लिख दे रहे हैं, बिकॉज देखो हम इसको लिख देते हैं, ओके, ठीक है। इस चीज़ को आप देखो मेंशन अपनी कॉपी में कर लेना, बात क्लियर है ना, कि मतलब जो आपका कॉपर ऑक्साइड है वो HCl के साथ मिल करके कॉपर क्लोराइड बनाता है, इस बात को आप नोट डाउन करोगे, कॉपर क्लोराइड बनाता है एंड वाटर बनाता है। अब ये जो कॉपर क्लोराइड है वो क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है किसमें, वाटर में, इसलिए इसका जो कलर है वो ब्लूइश, एक मिनट, USH, ब्लूइश ग्रीन हो जाता है, ओके, ध्यान रखना ये चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा गया है हर एक ईयर्स में। ऑन हीटिंग X 373 केल्विन, ठीक है, 373 केल्विन पर हम इसको हीट कर रहे हैं, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकेम वाई, कह रहा है कि कोई X था जिससे गर्म करने पर ये वाई बन गया, और वाई इज़ अ सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो डॉक्टर अगर यूज़ कर रहा है तो वही होगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, है ना, सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन। तो क्या कर रहा है कि आइडेंटिफाई X एंड वाई, सिंपल, कुछ नहीं करना है जी, सपोर्टिंग आइडेंटिफाई X एंड वाई, मतलब आपको सिंपल यहाँ से X और Y बताना है। तो X देखो आपका क्या है, X आपका है जिप्सम, बात समझ आई, क्योंकि याद रखना जिप्सम है, जिप्सम को जो हम गर्म करते हैं जिससे कि उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स लूज हो जाते हैं, फिर वो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप क्या लिखोगे, X इज जिप्सम, X क्या है, जिप्सम है, आप इसका फॉर्मूला भी लिख लोगे, CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है इस बात को आपको, ठीक है। अगला देखो क्या बोल रहा है उसके बाद, आइडेंटिफाई X एंड वाई, ठीक है। तो वाई आपका देखो क्या हो जाएगा, वाई आपका हो जाएगा जब आपने इसको हीट कर दिया, लूज हो गया, तो ये अब आपका बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये आपका हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। आप इसका फॉर्मूला बता दो कि कितना होता है, ये आपका होता है CaSO4 × अब बहुत वाटर की अमाउंट बहुत कम होती है, कितनी, तो 0.5 H2O, ठीक है। दूसरा देखो क्या कह रहा है, हाउ कैन X बी रीऑब्टेन्ड फ्रॉम वाई, ठीक है, जो X है था ना ये फिर से, मतलब ये जिप्सम यानी कि वाई से आप X को फिर से कैसे बनाओगे, तो अब ऐसी बात है, बाई एडिंग वाटर, बात समझ में आ गई। तो आप क्या बता दोगे सेकेंड वाले पार्ट में कि बाई एडिंग वाटर, तो चलो ज़रा देख लो, तो इसका आपको रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो जैसे कि आपके पास क्या है, आपके पास है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, दैट मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं CaSO4 × 0.5 H2O है, ठीक। आपने इसमें क्या कर लिया, वाटर मिला लिया, H2O मिला लिया, और वाटर की देखो थोड़ी सी आपको अमाउंट भी याद रखनी पड़ेगी, 1.5। तो जैसे आप इससे ऐसा करोगे आपका क्या बन जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर 0.5 पहले से है तो 1.5 ही मतलब मोल जो है आप मिलाओगे। तो इसको ऐसा करने से देखो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। ये आपका बन जाएगा वापस फिर से क्या, जिप्सम। बात समझ में आ गई, क्लियर है बात? अच्छा जी, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जी आपका 5th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ध्यान से वीडियो पॉज करके ज़रा इसको कोशिश करो ट्राई करने की, ठीक है, मतलब सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो कह रहा है कि 2 सॉल्यूशन M एंड N गिव रेड एंड ब्लू कलर रिस्पेक्टिवली विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, आपके पास कोई एक यूनिवर्सल इंडिकेटर था जिसमें N जो है वो क्या दे दिया, वो आपका एक रेड एंड ब्लू कलर दे दिया है ना। तो M दे दिया आपका रेड और N आपका दे दिया ब्लू। ठीक है जी, फिर क्या कह रहा है कि इन विच सॉल्यूशन विल द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बी मोर, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, आप जरा इसका मतलब समझो। कह रहा है कि विच सॉल्यूशन, देखो तो आपके पास आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन का मतलब जैसे हमें पता है, एक होती है बच्चे एसिड और एक होती है बेस। देखो एसिड और बेस दोनों में ही ना हाइड्रोजन आयन होते हैं, लेकिन इसमें एसिड में हाइड्रोजन आयन की अमाउंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू बेस। तो इसमें ज़्यादा क्या होता है, इसमें ज़्यादा OH माइनस आयन होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम H प्लस आयन की अगर कंपेरिजन करें तो H प्लस आयन एसिड में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेरिजन टू बेस। ठीक है, मान लो हमने कहा कि अगर हमारे पास अगर 99 अगर H प्लस आयन अगर हमारे एसिड के हैं तो हम कहेंगे कि बेस में लगभग हमें केवल 2 ही आयन H प्लस का मिलेगा, बाकी का हमें जो आयन मिलेगा वो OH माइनस का मिलेगा, है ना जी। तो इसलिए बात को आप ध्यान रखना है कि H प्लस आयन किस में ज़्यादा होता है, एसिड में ज़्यादा होता है। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है ना M होगा या N होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन H प्लस आयन की ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो देखो जो एसिड होगा, अब कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से देखो M जो है वो किसी पर्टिकुलर मतलब M हमारा जो भी एसिड था वो एक यूनिवर्सल को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो रेड में कन्वर्ट करने का क्या मतलब होगा कि मतलब देखो रेड में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ कि हमारा ये क्या होगा, यहाँ पर अगर कोई ब्लू रहा होगा तो ब्लू हुआ होगा, तभी तो वो कैसे हो गया रेड में कन्वर्ट हो गया होगा। मतलब कि जो आपका M है वो एक एसिडिक नेचर का है, और अगर एसिडिक नेचर का हो गया तो इसका मतलब कि M की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी। ये बात समझ में आई आपको? ओके। दूसरा देखो, इफ़ both M and N solutions are mixed and the resultant mixture is tested with a universal indicator, it turned greens। ठीक है, कह रहा है कि अब अगर हम दोनों M और N को अगर मिला देते हैं तो ऐसा करने से हमें एक यूनिवर्सल इंडिकेटर मिल जाता है। ठीक है, फिर इट टर्न्स ग्रीन, जो ग्रीन में भी बदल जाता है। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सॉल्ट फॉर्म्ड। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट बना, ऑब्वियस सी बात है, याद रखना कि आप जब भी किसी एसिड को, अब देखो अब जो N है ना, तो N आपका क्या हो गया, N तो आपका बेस हो गया, क्योंकि ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। तो रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, बेस, और ब्लू को रेड में कौन कन्वर्ट करता है, एसिड। तो जब भी आप किसी एसिड और बेस को जब मिलाते हो तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ये सभी को पता है। अब अगर ये सॉल्ट बन रहा है तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सॉल्ट फॉर्म्ड। ये जो नेचर मतलब सॉरी ये जो नेचर है सॉल्ट का, इसका नेचर क्या होगा, मतलब ये एसिडिक होगा कि बेसिक। तो ऑब्वियस सी बात है, सॉल्ट है ना, तो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। बात समझ आ रही, ये ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। जस्टिफाई योर आंसर। देखो अब बताओगे कि व्हेन एन एसिड एंड बेसिड रिएक्ट विथ ईच अदर, ठीक है, अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड विच इज़ कॉल्ड सॉल्ट, एंड सॉल्ट विच इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया। हम इसका आपका प्रॉपर आंसर आपको दे दे रहे हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके ज़रा मेंशन कर लेना, या फिर आपको अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको खुद से भी बना सकते हो। ओके, देखो जो मैंने समझाया है उस चीज़ को मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है, इन चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जी ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग सॉल्ट्स। ठीक है, ये आपके ये जितनी भी चीज़ें दी गई हैं सब आपके सॉल्ट्स दे दिए गए हैं। अब कह रहा है क्या, देखो YCl है, NH4, X है, फिर ये देखो ध्यान से सुनो, ये Y है एक्स्ट्रा, यहाँ पर X है, और यहाँ पर ZCO3। ठीक है भाई, CO3 तो समझ में आता है, कार्बोनेट होता है, लेकिन ये Z क्या चीज़ है। पहला कह रहा है कि व्हाट वुड बी द pH ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन इफ़ YCl, ठीक है, इफ़ इन YCl Y इज़ सोडियम। कह रहा है कि अगर Y अगर सोडियम होगा ना तो उसका आपको pH बताना है। तो pH कितना होगा, तो आपको जनरली पता है कि सर तो भाई देखो सॉल्ट होती है, सॉल्ट की pH क्या होती है 7, लेकिन ऐसा हर बार ट्रू नहीं होता। ज़रा समझना, आपको पता है
कि जैसे ये हमारा एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जिसको हम लोग pH स्केल के नाम से जानते हैं, ये सभी लोग जानते हो। यहाँ पर आपके पास होता है कितना 7, ठीक है, और यहाँ स्टार्ट होता है आपका 0 से। तो 0 से अगर आप 7 के बीच में हो तो कहोगे कि सर ये हमारा एसिडिक होता है ना जी। और अगर 7 से आप अगर 14 के बीच में हो या 14 हो तो आप कहोगे कि सर हमारा ये बेसिक होता है। लेकिन कुछ सॉल्ट्स हमारे बेसिक भी होते हैं और कुछ सॉल्ट्स हमारे एसिडिक भी होते हैं और कुछ सॉल्ट्स हमारे मतलब न्यूट्रल, कह लो कि इसकी वैल्यू 7 होती है ना। तो अब कैसे सर समझा जाए, ये कैसे समझा जाए, देखो तो इसके लिए ना हमें थोड़ा सा सॉल्ट्स का बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। तो आप लोग को जनरली पता होगा, अगर नहीं पता तो जनरली ज़रा देखो। सबसे पहले आप ये समझो कि हमारे पास देखो 2 तरीके के एसिड्स होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। अब आपको याद रख लेना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको होता है HCl, H2SO4 और HNO3। H2SO4 को हम लोग किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जानते हैं, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। वीक एसिड में होता है CH3COOH, मतलब इसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। और ये हमारा होता है H2CO3, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। प्लीज़ आप इसको लिख लो, कार्बोनिक एसिड। देखो जब तक इन चीज़ को नहीं समझोगे ना तो आपको फिर सॉल्ट वाली जो चीज़ें वो समझ में नहीं आएंगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है भाई 3 और वीक हमारे एसिड होते हैं जनरली 2, बहुत सारे होते हैं लेकिन हम लोग 2 ही मान करके चल रहे हैं। अच्छा, एसिटिक एसिड है और कार्बोनिक एसिड है। अगर हम बात करें अपने बेस की तो उसी तरीके से हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में आपको क्या क्या नाम याद रखना है, NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस, ये 3 आपको नाम स्ट्रॉन्ग बेस में याद रखने हैं। सिमिलरली वीक बेस में आपको एक नाम याद रखना है NH4OH, ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, अब जनरली आपको पता है कि जो सॉल्ट्स होती हैं ना वो एसिड और बेस से मिल करके बनी होती है। अब मान लो कि मैंने कहा कि अगर हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड अगर स्ट्रॉन्ग बेस से अगर मिल रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड और अगर स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है तो उस केस में आपका जो सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा ना। तो वो जो सॉल्ट होगा उसकी pH होगी 7, मतलब वो एग्जैक्टली न्यूट्रल हो जाएगा। ध्यान रखना ये क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपस में मिल रहे हैं तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। दैट मीन्स उसकी जो pH होगी वो होगी 7। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अच्छा जी, अब उसके बाद देखो, अगर मान लो वीक बेस और वीक एसिड अगर आपस में मिल रहे हैं तो कोई कंफर्म नहीं है, आप ये इंश्योर नहीं कर सकते हो कि सॉल्ट ही बनेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा। प्लीज़ रिमेंबर दिस, उसको आपके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि भाई ये क्या है, वीक हमारा जो सॉल्ट बना है वो बेस का सॉल्ट बना है या एसिड का सॉल्ट बना है। ज़रा मेरी बात को ज़रा आप सुनना, हम कह रहे हैं एसिड का सॉल्ट, ठीक है, या फिर बेस का सॉल्ट। सर ये क्या चीज़ हो गई, ठीक है। अब जरा समझो, ये 2 बातें आपको समझ में आई कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और अगर स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा जिसको हम लोग सॉल्ट बोलेंगे, फिर जिसकी वैल्यू pH होगी। लेकिन अगर हमें वीक एसिड और वीक बेस को हमने मिलाया है तो कोई कंफर्म नहीं है कि जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, एसिड का सॉल्ट होगा या बेस का सॉल्ट, उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर मान लो आप स्ट्रॉन्ग एसिड से, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड से अगर आप वीक बेस को मिला रहे हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपकी स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में आपका जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ये बात समझ में आ गई, ऐसा सॉल्ट बनेगा बच्चे, एसिड का सॉल्ट बनेगा। प्लीज़ रिमेंबर दिस, एसिड का सॉल्ट बनेगा। कब बनेगा एसिड का सॉल्ट, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस को मिलाओगे, ओके। इसी तरीके से आप इसका अगर उल्टा कर लो कि अगर आप वीक एसिड से अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस को अगर आप मिलाओगे, ठीक है जी, वीक एसिड से अगर स्ट्रॉन्ग बेस को अगर आप मिलाओगे तो देखो बेस आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। बेसिक सॉल्ट बनने का मतलब ये हुआ, बेसिक सॉल्ट बनने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो pH होगी वो pH जो होगी ना, pH जो होगी वो ग्रेटर दैन 7 होगी। एसिडिक सॉल्ट में जो pH होगी ना बच्चे, वो जो pH होगी वो लेस दैन 7 होगी। बात समझ आ रही है, प्लीज़ इस चीज़ को आप नोट डाउन करो। अब हम लोग आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। अब देखो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब जरा समझना क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द pH ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन इफ़ इन YCl। तो पहला देखो हम लोग बात करते हैं YCl है, कह रहा है कि ये जो Y है ना, Y को अगर हम सोडियम मान लें, मतलब Na मान लें, तो दैट इज़ ये क्या बन गया, NaCl बन गया, ठीक है जी। अब आप ज़रा ये देखो NaCl बना है तो ज़रा ऐसे समझना, NaCl बना है, ठीक है। तो देखो NaCl, Na आपको कहाँ से मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस से मिल रहा है। मेरी बात को ज़रा समझना है, Na आपको कहाँ से मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस से। Cl आपको कहाँ से मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो ये बता दो, अगर स्ट्रॉन्ग बेस और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है। बात समझ में आ गई। तो दैट मीन्स ये हमारा बनेगा जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक न्यूट्रल सॉल्ट, यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा
जिसकी pH इज इक्वल टू 7 होगी। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? तो आप क्या बताओगे कि देखो आप ये बताओगे कि ये जो NaCl है ना, NaCl इज़ ए सॉल्ट है, इज़ ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। इस चीज़ को आपको मेंशन करना पड़ेगा, गिव रीज़न, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बात समझ में आ गई, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, सो सॉल्ट इज न्यूट्रल एंड इट्स pH भी बताना है, इट्स pH इज 7। इसका pH कितना होगा बच्चे? 7। ये आपका पहला आंसर हुआ। क्लियर होगी बात? देखो कितना आसान, अगर आपने अगर ये चीज़ें समझ ली तो आपने इसका आंसर भी देखो बड़े आसानी से कर दिया। अब जरा दूसरी बात समझते हैं। क्या कह रहा है कि इफ़ इन सॉल्ट NH4X, ठीक है, X इज़ नाइट्रेट। तो नाइट्रेट का मतलब समझो, नाइट्रेट का मतलब होता है NO3। NO3 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? नाइट्रेट। इसकी वैलेंसी होती है -1, ध्यान रखना है, नाइट्रेट। तो कह रहा है कि अगर हम X को अगर नाइट्रेट ले लेते हैं, इट्स सोल्यूशन विल गिव व्हाट कलर विद अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ कैसा कलर देगा? तो छोड़ो ये कलर की, देखो कलर को तो आपको याद रखने पड़ेंगे, उसका भी हम तरीका बता देंगे, बट पहले ये समझो कि ये जो सॉल्ट है वो भी क्या होगा, किसी ना किसी एसिड या किसी ना किसी बेस से मिलकर के बना हुआ होगा। तो देखते हैं कि क्या है, NH4S है, तो NH4 का मतलब यहाँ पर क्या है? अमोनियम है, और X का मतलब यहाँ पर क्या है? नाइट्रेट है। तो ज़रा देखो अमोनियम और नाइट्रेट, अमोनियम और, कहाँ गए यार हम, ठीक है जी आगे जाना है हमें, है ना, अमोनियम एंड नाइट्रेट। तो जरा आप ये देखोगे अमोनियम, तो देखो NH4 तो ये आपका क्या एक वीक बेस है। अमोनियम क्या, अमोनियम कहाँ से आपका आया है? वीक बेस से आया है। और नाइट्रेट अगर बोले तो देखो NO3 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से है। तो आपको पता हो गया कि अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस का अगर कॉम्बिनेशन है तो क्या बनेगा, हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, जिसकी pH 7 से क्या होगी? लेस होगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होगा। क्लियर है बात? तो आप ये बता दो कि देखो या सिंस हमारा बी वाला जो पार्ट है, आप ये कहोगे कि अगर हम X को अगर एक नाइट्रेट लेते हैं, ठीक है, तो जो सॉल्ट हमारा बनेगा, सॉल्ट हमारा जो बनेगा वो बनेगा क्या? NH4 और NO3, ठीक है, क्योंकि NH4 की वैलेंसी भी 1 होती है और NO3 की वैलेंसी भी 1 है, इसलिए NH4 NO3। तो ये जो होगा इज़ ए सॉल्ट ऑफ क्या कह लिया जाए, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है। सो कैसे बन जाएगा ये? सो आप ये कहोगे, सो सॉल्ट इज़, सॉल्ट का नेचर कैसा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एसिडिक इन नेचर, है ना। सो इट इज़ एसिडिक इन नेचर। ये जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर। और देखो अगर एसिडिक इन नेचर में हुआ, ठीक है, तो ये जनरली आप अगर आप किसी अगर आप अपने बुक में जनरली आप उसको देखना, ये सॉरी pH स्केल को आप अगर देखोगे, ठीक है, तो जो जीरो से जो मतलब कि एसिडिक नेचर मतलब कि जीरो से क्या होगा, तो pH इसकी क्या होगी, जो इसकी pH होगी वो क्या होगी, वो लेस देन 7 होगी। तो लेस देन आप अगर आप 7 में देखोगे तो आपको दिखेगा ऑरेंज और येलो कलर का आपको दिखेगा, है ना। तो ऑरेंज टू येलो मतलब या तो ऑरेंज से लेकर के येलो के बीच में कोई भी चीज़ एक हो सकती है। बात समझ में आ गई? ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, ये बात देखो कितने लोगों को समझ में आया किस तरीके से हमें, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम इन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। मूविंग ऑन, देखो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि सॉल्ट, एक मिनट ये तो हो गया। तीसरा, व्हाट वुड बी द चेंज इन द कलर इन अ ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस है, ठीक है। सॉल्यूशन इफ़ ZCO3, तो चलो हमें CO3 तो पता है कार्बोनेट, है ना। देखो CO3 किसका है? कार्बोनेट का है, मतलब कि ये हमारा वीक एसिड है, ठीक है जी। तो मतलब वीक एसिड मिला, इतना तो हमें कंफर्म हो गया। फिर कह रहा है कि जो हमारा जो Z है ना वो पोटेशियम है। Z क्या बच्चे? Z आपका पोटेशियम है, K। तो देखो जरा अगर K देखो तो K देखो आपको कहाँ से मिलता है, K आपको मिलता है कहाँ से, जरा ध्यान से देखो, स्ट्रॉन्ग बेस से। मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, हाँ आपका जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। बात समझ में आ गई? तो सॉल्ट क्या बनेगा आपका? बेसिक सॉल्ट बनेगा। और अगर बेसिक सॉल्ट है, हम थर्ड वाले की बात कर रहे हैं,
मतलब सी। तो सॉल्ट आपका कैसा बनेगा, बेसिक, बेसिक इन नेचर। अच्छा आपसे पूछा गया, ये नहीं पूछा, आपसे ये पूछा है, आपने तो ये बता दिया बेसिक इन नेचर। आपसे ये पूछा है कि अगर हम इसमें चेंज इन द कलर इन अ ब्लू लिटमस, जो ब्लू लिटमस को क्या कर दे रहा है, व्हाट वुड द सॉल्यूशन। अच्छा एक मिनट, ये कह रहा है कि व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ब्लू लिटमस के कलर को क्या कर देगा, ठीक। तो ब्लू लिटमस देखो हमारा कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ब्लू लिटमस हमारा जो है वो कैसा हो जाएगा, रेड। क्लियर होगी बात। देखो जी, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। कहता है कास्टिक सोडा। देखो जब आप अपने चैप्टर के नोट्स में जाओगे सबसे लास्ट में आपको मिलेगा कि जनरली हम लोग 4-5 ऐसे कंपाउंड हैं जिनको हम लोग बनाना सीखेंगे, जिनमें से हमारा पहला जो कंपाउंड था वो था कास्टिक सोडा। उसके बाद आपका आता है ब्लीचिंग पाउडर, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब सारी चीज़ें हम लोग बनाना सीखते हैं, है ना। बेकिंग सोडा, ये सब सारी चीज़ें बनाना सीखते हैं। तो कास्टिक सोडा, देखो कास्टिक सोडा का तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है। कास्टिक सोडा बोले तो NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कास्टिक सोडा। अब हमें ये बनाना है, ठीक है। कास्टिक सोडा इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X, जो कैसे बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो याद रखना, यानी कि यहाँ से साफ साफ आपसे क्या, यानी कि ये आप मतलब आपको ये पता करना पड़ेगा कि कास्टिक सोडा हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हम लोग बनाते हैं कैसे, बाई पासिंग NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड। ओके जी, देखो हम लोग ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन दिस प्रोसेस 2 गैसेज, सही बात है, 2 गैसेज निकलती हैं। एक आपकी होती है क्लोरीन गैस होती है, और एक गैस आपकी होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो एक गैस होती है क्लोरीन, एक होती है हाइड्रोजन। फिर कह रहा है कि वाई इज लिबरेटेड एट द कैथोड एंड जेड विच इज लिबरेटेड एट द एनोड ऑन द ट्रीटमेंट विथ ड्राई स्लैग लाइम फॉर्म्स अ कंपाउंड बी। मतलब ये जो जेड रिलीज हुआ है ना, इसको जो हमने स्लैग्ड लाइम, तो स्लैग्ड लाइम का मतलब क्या होता है, SLACKD, स्लैग्ड लाइम। स्लैग लाइम का मतलब होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। स्लैग लाइम को हम इसमें जब पास करवाते हैं तो ये क्या बनता है, ये हमारा बन जाता है क्या, एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम दिया गया है B। तो कह रहा है कि नेम द कंपाउंड X, Y, Z एंड B। इन चारों चीज़ों के आपके देखो नाम बताने हैं। देखो बहुत ही आसान सी चीज़ है सर। सबसे पहले ये बात आपको समझ में आ गई, कास्टिक सोडा का मतलब होता है NaOH, स्लैग लाइम का मतलब होता है, बात आपको याद रखनी पड़ेगी, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है जी। अब देखो जो मेथड होता है ना, जैसे जनरली मान लो अगर आप कास्टिक सोडा अगर आप बनाना चाहते हो, ठीक है, ज़रा इसका प्रोसेस आप समझ लो। तो आपने लिया NaCl, ठीक है, क्या लिया, NaCl, और आप इस NaCl का क्या करा दोगे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे। इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता है, आपने फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। मतलब हम इस NaCl को हम इसमें किसी बीकर में, कंटेनर में रख करके हम 2 रॉड डालेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड, एक को बोलेंगे एनोड, एक को बोलेंगे कैथोड, और उसके ऊपर हम पास कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ही आप कराओगे, इसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ H2O भी मिलाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको पास कराओगे तो यहाँ से आपका बन जाएगा NaOH, जिसको हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा। ये बात ध्यान रखनी है, ये आपका बन गया कास्टिक सोडा। अब देखो जी, यहाँ से आपकी 2 गैस भी निकलती है। एक आपकी गैस निकलती है Cl2, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीन, और एक गैस निकलती है हाइड्रोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं H2। तो पहले चलो हम H2 को पहले रख लेते हैं, ठीक है। H2 गैस निकलती है, और यहाँ से प्लस निकलती है क्लोरीन गैस, दैट इज Cl2। ये 2 गैस आपको याद रखनी है ना। अब इसको आप ज़रा बैलेंस भी कर सकते हो। तो देखो सोडियम एक है, ठीक है। आप ये ज़रा बैलेंस कर लेना, बैलेंस करने वाला काम हम लोग बढ़ते हैं क्योंकि ये काफ़ी फिर समय ले लेगा, ठीक है। ये आप बैलेंस कर लोगे, है ना। Cl2 इस तरीके से हो गया। अब देखो फिर यानी कि अब ये कह रहा है कि इसमें से जो 2 गैस निकली है ना, उसमें से कह रहा है कि 2 गैसेज Y एंड Z लिबरेटेड हो रही है। Y इज लिबरेटेड एट दी कैथोड। जो Y है यानी कि ये 2 गैसेज हैं, एक X है एक Y। तो किसको सर एक X और किसको Y माने, तो कहता है कि जो Y है ना वो लिबरेट होती है कहाँ पर, कैथोड पर। कैथोड का मतलब क्या आपको याद रखना है, निगेटिव। कैथोड का मतलब क्या याद रखना है, निगेटिव। और एनोड का मतलब क्या याद रखना है, पॉजिटिव। तो देखो कैथोड मतलब कि निगेटिव पर कौन लिबरेट होगी, H, क्योंकि H प्लस होता है। तो ये H2 होगी, ये होगी हमारी कैथोड पर। बात समझ में आ गई। और ये जो Cl2 होगी, क्योंकि Cl माइनस होता है तो माइनस कहाँ पर जाएगा, प्लस के पास जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ये माइनस के पास जाएगा। तो ये होगा एनोड पर, ठीक। तो कैथोड वाई जो है यानी कि ये आपकी वाई हो गई, H2 आपकी वाई हो गई, और एनोड आपकी हो गई Z, मतलब सॉरी Cl2 आपकी हो गई Z, है ना। एंड Z विच इज लिबरेटेड एट दी एनोड। उसके बाद फिर कह रहा है कि ऑन ट्रीटिंग, अब ये जो Z की बात कर रहा है, Z को जब आप ट्रीट करते हो किसके साथ, ड्राई स्लैग लाइम। चलो तो आपके पास क्या है, देखो आपके पास Cl है, क्लोरीन गैस है। जब आप इसको स्लैग लाइम के साथ
क्या कराते हो, रिएक्ट कराते हो। स्लैक लाइन बोलने का मतलब है कि CaOH का होल ट्वाइस, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जब इसको रिएक्शन कराते हो तो देखो यहाँ पे बनता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। क्या नाम याद रखोगे, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। और ये कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है यार, देखो हम लोग, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अपना नोट्स निकाल कर रखो, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2 यहाँ से बाहर रिलीज हो जाता है। तो क्या कह रहा है कि नेम द सब्सटेंस फॉर्म्ड कंपाउंड बी, तो ये जो बी बना इसका आप क्या नाम दोगे, इसका आप नाम दोगे ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या है बच्चे, ये है ब्लीचिंग पाउडर। और XYZ, तो देख लो X आपका क्या है, तो X आपका हो गया क्या, आपने क्या लिया है, ये आपका X है, दैट मीन्स NaCl, ठीक है, ये X है NaCl। Y आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस है। Z आपका क्या है, क्लोरीन गैस है। और ये जो B है, ये भी आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बोले तो CaOCl2। क्लियर हुई बात। देखो ये पूरा प्रोसेस है। अच्छा एक बात और याद रखना, ये जो आप कास्टिक सोडा बना रहे हो ना, कास्टिक सोडा यूजिंग NaCl लेकर के, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। प्लीज़ रिमेंबर दिस, बहुत बार ये पूछा गया है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको हम लोग कौन सा प्रोसेस जानते हैं, इसको हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आप याद रखोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो सोडियम क्लोराइड है, इस सोडियम क्लोराइड को हम लोग ब्राइन के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है बच्चे, ब्राइन, BRINE, ब्राइन के नाम से भी जानते हैं किसको, NaCl को। क्लियर हुई, आई होप की बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ये सारी चीज़ें क्या क्या बननी है। और ये मैं आपको कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आपके नोट्स में ही मेंशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो प्लीज़ इनको आप मेंशन करो। देखिए बच्चे आपका 8th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ध्यान से ज़रा क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके ज़रा आप क्वेश्चन को पढ़ो और कोशिश करो सॉल्व करने की। अनीता एडेड अ ड्रॉप ऑफ ईच डाइल्यूटेड एसिड, एसिटिक एसिड, ध्यान से सुनो, एसिटिक एसिड। तो आपको पता है कि जो एसिटिक एसिड है ना, ये आपकी एक वीक एसिड है ना जी, वीक एसिड है। एंड डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन, तो क्या इसमें से कंक्लूजन निकलेगा, आपको जरा ये टिक करना है, ABCD। pH ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, pH ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन, इसका क्या मतलब है जरा समझते हैं। देखो एसिटिक एसिड का कह रहा है कि जो pH है वो ज़्यादा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि ये 0 होता है, सॉरी यहाँ पर आपका होता है 0 और यहाँ से होता है यहाँ तक 7। तो जो एसिड होती है वो 0 से 7 के बीच में होती है, मतलब 0 हाई स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। फिर आप 1 2 3 4 आप ऐसे आओ तो उसकी जो एसिडिक वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ होने लगती है ना। तो 0 सबसे स्ट्रॉन्ग है, 1 2 3 इस तरीके से, 0 से 1 से मतलब इस तरीके से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब देखो क्या कह रहा है कि pH ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर, मान लो जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बात तो सही है। जैसे मान लो यहाँ पर कहीं आपका HCl रहा होगा क्योंकि HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर कहीं आपका क्या रहा होगा, एसिटिक एसिड, मतलब जिसको आप लोग बोलते हो CH3COOH, है ना, ये आपने पढ़ा होगा कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में, कोई बात नहीं, आते हैं उस पर भी हम लोग। तो CH3COOH, तो देखो जो pH होगी CH3COOH की वो क्या होगी, इस ज़्यादा होगी दैन HCl, ये बात सही है। और भी ज़रा देख लेते हैं pH ऑफ एसिडिक, नहीं ये तो नहीं हो सकता, फिर ये तो उल्टा हो गया। एसिडिक एसिड डिसोसिएट्स कम्प्लीटली इन एक्वस, ये देखो ये बात याद रखना, ये गलत बोल रहा है। याद रखना कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है ना बच्चे, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट्स होती है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट मतलब ब्रेक होती है, ठीक है। कौन सी एसिड डिसोसिएट होती है कम्प्लीटली, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट होती है, बोले तो थोड़ी सी, बहुत ही कम, ठीक है। उसके आयंस बहुत ज़्यादा नहीं ब्रेक होते, आयंस नहीं ब्रेक होने की वजह से, इसी वजह से वो वीक एसिड कहलाती है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है ये, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाती है, मतलब मान लो कह लो ढेर सारे H+, ढेर सारे H+, ढेर सारे ऐसे H+ आयन ये बना देते हैं, लेकिन वीक एसिड केवल एक ही 2 H+ आयन बना पाता है, ये बात समझो, है ना। अगला है एसिटिक एसिड डिसोसिएट्स कम्प्लीटली, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग, ये भी गलत बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ से ये आपका एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस तरीके से आपको 4 चीज़ें दे दी गई हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। Cl2, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी, मतलब एज अ ब्लीचिंग पाउडर के को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं Cl2, ठीक है, मतलब आपने देखा था ना क्लोरीन, ओके। एंड O2, और एक दूसरी गैस है O2। विच ऑफ द ऑप्शन इन द टेबल इज़ करेक्ट। चलो जरा देखो एक बात तो जरा समझो कि यहाँ पर जो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, हम जो वाटर को ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ करते हैं ना, वो क्लोरीन गैस यूज़ करते हैं, मतलब कि या तो ऑप्शन नंबर A सही हो सकता है या तो ऑप्शन नंबर B हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो O2 है हम, है ना, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए हम ऑक्सीजन नहीं यूज़ करते।
तो ये दोनों तो यानी कि ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। अच्छा जी, अब आगे ज़रा देखो। अब देखो आपका जो जो ये देखो जो CO है ना, एक मिनट देखो, ये जो CO2 है, CO2 ये आपका एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर। सर कैसे, हाउ सर, कैसे कह सकते हैं? देखो होता क्या है कि जब आप CO2 को जब आप वाटर के साथ आप घोलते हो, ठीक है ना, H2O के साथ आप घोलते हो, तो ये कार्बोनिक एसिड बना लेता है, जिसको आप लोग बोलते थे, जैसे आपने देखा था ना H2CO3, आपने ये देखा था। तो H2CO3 क्या है आपका एक वीक एसिड है। तो ये क्या बना, यानी कि CO2 जो है वाटर के साथ मिक्स होकर के क्या बना लिया, एक एसिडिक सॉल्यूशन बना लिया। तो इसलिए आपका जो CO2 होगा कैसा होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो CO क्या हो गया, तो CO तो आपका CO आपका न्यूट्रल होता है, ध्यान रखना, CO आपका न्यूट्रल है, मतलब जो कार्बन है यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर आयोनाइज नहीं होगी। बात को समझो जरा, यहाँ पर आपका CO2 है, CO2 वाटर के साथ मिक्स होकर के ये कार्बोनिक एसिड आपका बना ले रहा है, जिसको आप लोग बोलते हैं H2CO3। बट यहाँ पर जो CO है, ये याद रखना है, ये आपको ये आपकी न्यूट्रल होती है, CO न्यूट्रल होती है, बट CO2 आपकी एसिडिक होती है। क्यों एसिडिक होती है, मैंने ये रीज़न बताया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई? इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। या फिर ऐसे भी देख लो, जो आपका CO है ना, वो एक प्रोडक्ट है, बट कैसा, वो इनकम्प्लीट कंबशन। अगर कोई भी जैसे कोयला अगर इनकम्प्लीटली अगर बर्न होता है, उसमें जो धुआं निकलता है ना, तो उस केस में वहाँ से जो मतलब जो सब्सटेंस है या फिर जो कंपाउंड है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है। ओके, तो फिलहाल ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है ना। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फिर से आपका ये ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इन द गिवन पिक्चर, ये आपका पिक्चर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। हम जरा आपको जूम कर देते हैं, ज़रा ध्यान से देखो। तो ये आपका ब्राइन है, याद करो ब्राइन मैंने आपको क्या बताया था, ब्राइन का मतलब क्या हो गया, NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ ब्राइन। फिर हमने इसको देखो डाला, और फिर यहाँ पे देखो एक रॉड लगा हुआ है, जिसको आप लोग बोलते हो एनोड और कैथोड। तो मैंने आपको कहा है एनोड का मतलब पॉजिटिव और कैथोड का मतलब नेगेटिव, ठीक है जी। फिर देखो यहाँ से क्या करें कि ब्राइन कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोले तो NaOH। कहने का मतलब आप इधर NaCl डाल रहे हो और इधर से NaOH निकल रहा है, जिसको आप लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हो, है ना, कास्टिक सोडा के नाम से भी आप लोग जानते हो। ये बात आपने इतनी समझ ली। तो अब देखो जैसे ही आप अगर अपने क्वेश्चन पर आओ, तो आई होप कि आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द गैसेज इवॉल्व्ड एट द एनोड एंड कैथोड इन द एबव एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो पहली चीज़ कि आप NaCl से कास्टिक सोडा प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इसमें दो चीज़ें जो होती हैं, एक होता है आपका एनोड और एक होता है कैथोड। तो ऐट अगर हम बोलेंगे एनोड, तो एनोड बोलने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव। देखो आप यहाँ से दो गैसेज निकलती हैं, दो गैसेज कौन कौन सी निकलती है, एक निकलती है बच्चे हाइड्रोजन गैस और एक निकलती है क्लोरीन गैस, ठीक है, Cl2 गैस। तो एनोड देखो, एनोड का मतलब क्या, पॉजिटिव। तो अब इस बात है क्लोरीन नेगेटिव होती है, तो एनोड गैस पर क्या आएगी, एनोड गैस पर आएगी क्लोरीन गैस, ठीक है जी। और जो कैथोड होगी, एट कैथोड, कैथोड पर देखो क्या आ जाएगी, कैथोड बोले तो नेगेटिव रॉड, कैथोड पर क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये दो बातें। दूसरी चीज़, नेम द प्रोसेस दैट अकर्स। तो मैंने आपको पहले भी देखो बताया है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेम द प्रोसेस दैट अकर, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, CHLOR, क्लोर एल्कली। इसका आप क्या नाम दोगे, क्लोर एल्कली प्रोसेस आप इसका नाम दोगे, ठीक है। अब देखो कहता है, अच्छा इसका एक मिनट, इसका ये बता रहा है कि वाई इज़ इट कॉल्ड सो, इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो आपकी जो प्रोडक्ट है, बिकॉज प्रोडक्ट, आप ये बता दो कि जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज, देखो क्या निकल रहा है यहाँ से आपका ये एल्कली, दैट मीन्स जो हाइड्रोजन एल्कली एज अ हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, एल्कली आपका एक निकल रहा है, क्लोरीन गैस भी निकल रही है, क्लोरीन गैस निकल रही है, एंड हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इस वजह से हम लोग इसे क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली बोला जाता है, ओके। तीसरा देखो क्या कह रहा है कि इलस्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है भाई बता दो। तो देखो आपके पास क्या है, आपके पास है एक NaCl, जिसको हम लोग आप लोग ब्राइन बोलते हो, NaCl जिसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं, प्लस
हमने इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी हम लोग इसको मिलाएंगे, ठीक है ना, ताकि कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी ताकि अच्छे से फ्लो कर सके। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, हम यहाँ पे क्या फ्लो कराने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने वाले हैं। तो देखो ये आपका बन जाएगा कास्टिक सोडा, बोले तो NaOH, ये आपका सबसे पहले बाहर निकल जाएगा, प्लस Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी, प्लस हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल जाएगी। Cl2 आपकी निकलेगी एनोड पर, एट एनोड, और H2 आपकी निकलेगी एट कैथोड, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपने इन चीज़ों को डिफाइन कर दिया। देखिए बच्चों, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है कि लिटमस इज यूज्ड, मतलब सॉरी ये कह रहा है कि स्टेट द पर्पस फॉर विच लिटमस इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी। क्या पर्पस होता है? तो देखो एक ही पर्पस है कि भाई हमें चेक करना होता है कि हमारा जो सब्सटेंस गिवन है ना वो एसिडिक है या बेसिक। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से लिख लेना। तो यहाँ पर आप ये भी बता देना कि अगर वो एसिड है तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट देता है। ये बड़ी सिंपल सी बात है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ द 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, ठीक है जी, दो चीज़ें दी हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया, ध्यान से समझो, एंड एसिटिक एसिड भी दिया हुआ है। तो पूछता है कि विच वन इज़ कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड का है क्या है? तो देखो अभी हम लोग ने जस्ट देखा था, तो इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड है ना वो है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो पहला इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बात क्लियर है। अच्छा, फिर आगे आपसे ये पूछ रहा है कि राइट द नेम या फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ दी वन मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो ठीक, आपने तो एक ये बता दिया कि ठीक है चलो हाइड्रोक्लोरिक हमारा एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर आपसे ये रीज़न पूछ रहा है कि वाई है, तो आप ये बताओगे कोई भी चीज़ देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होती है, क्योंकि आप ये बताओगे बिकॉज इट कम्प्लीटली डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। सिंपल, मेरी बात फिर से सुनो, आप क्या लिखोगे, वीडियो को पॉज करके ज़रा लिख लो, बिकॉज इट कम्प्लीटली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट्स हो जाते हैं। डिसोसिएट्स होने का मतलब है कि बहुत सारे H+ आयन ये छोड़ देता है, रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से हम इसे स्ट्रॉन्ग एसिड जानते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड को भी मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट कर, अगर वो बहुत सारे, अगर वो H+ आयन मतलब कि बहुत ज़्यादा वो डिसोसिएट्स हो गया, मतलब टूट गया। उसके बाद राइट द नेम, ठीक है, या फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला वन मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एक और नाम दे दो आप, क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसका आप बता दो क्या होता है, H2SO4। बात समझ में आ गई। देखो जी, ये आपका काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। क्या कह रहा है ज़रा देखो समझो, कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम टू शो द प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है जी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन द लेबोरेटरी। दैट मीन्स आपसे ये पूछ रहा है HCl, तो ये आपका मेथड होगा HCl बनाने का तरीका, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, है ना। देखो तो ध्यान रखना, ये आपको बना लेना है इस तरीके से, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब इसी में ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ये जो भी आपके मार्क्स का हो, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का हो, 1 मार्क्स का हो, तो आपको ये बनाने पर ही मिलेगा, है ना। तो क्या करना है, देखो एक में आपको ले लेना है सोडियम क्लोराइड। इसमें याद क्या रखने वाली चीज़ है, आपको बनाना है हाइड्रोजन HCl, आपको गैस बनानी है, तो आप लोगे सोडियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं आप लोग NaCl, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसमें इस NaCl में ऊपर से, है ना, आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे। ध्यान से बात को समझ लो, ठीक है। क्या डालोगे, H2SO4 डालोगे। तो जब ऐसा करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गैस जब इस HCl में जब इस NaCl में जब जाकर के ये मिलेगी, तो ये आपका जो NaCl है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो इन दो बातों को आपको याद रखना है कि एक में आप NaCl लोगे और उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड को ऊपर से डालोगे, ठीक है। तो अगले ही फ्लास्क में, अगले ही बीकर में क्या होगा कि मतलब एक अपने इस तरीके से पाइप लगा देना है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से पाइप, ये गैस जो बन रही होगी इसमें जा रही होगी, फिर यहाँ से जो गैस निकल रही होगी इस वाले में, ये जो यहाँ पे जो गैस है इसमें आपकी HCl गैस आ रही। इस तरीके से आप ये 3 फ्लास्क करके बनाओगे अपने एग्जाम की कॉपी में। ये पहला हो गया। दूसरा देखो क्या कह रहा है कि टेस्ट द गैस इवॉल्व फर्स्ट विथ ड्राई। कह रहा है कि जो गैस यहाँ से रिलीज़ हुई है ना, इस गैस को आप टेस्ट करना है। कैसे, पहले तो ड्राई लिटमस से आपको इसको टेस्ट करना है, एंड देन वेट लिटमस पेपर से इसको ट्राई करना है कि बताओ क्या चेंजेस आएगा। आगे ये पूछ भी दिया कि इन विच वन द 2 केसेस डज द लिटमस पेपर शो अ चेंज इन कलर, इनमें से किसमें लिटमस ने चेंज इन कलर दिखाया है। तो देखो जी, सिंपल सी बात है, देखो अगर आप ड्राई लोगे ना
जनरली ये आपकी एसिड है तो आपको ब्लू लिटमस ही लेना पड़ेगा। तो मेरी बात को जरा सुन लो, आंसर यहाँ पर इसका लिखा हुआ है। जब आप ड्राई लिटमस को लोगे तो कोई भी चेंजेस शो नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो डज नॉट शो एनी चेंज इन कलर व्हेन टेस्टेड विद अ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। क्यों? क्योंकि गैस है ना, देखो गैस है तो गैस में अभी ना वो H+ और जैसे जनरली कब होता है, ठीक है, कोई भी एसिड कब बिहेव करेगा, जब उसके पास H+ आयन हो। तो अभी ये गैस है तो गैस में H+ आयन नहीं होगी, वो बंधी हुई है, वो भी HCl के फॉर्म में, वो भी ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है। तो इसलिए वो जो ड्राई लिटमस पेपर है वो कोई भी कलर का चेंज शो नहीं करेगा, वो एज इट इज ब्लू तो है, ब्लू ही रहेगा, ठीक है जी। हाउएवर व्हेन टेस्टेड विद मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, जब हम इसको मॉइस्ट मतलब जब हम इसको पानी में थोड़ा सा गीला कर लिए, भिगा लिए, देन इसके बाद ये क्या करेगा, ये रेड हो जाएगा। बिकॉज दिस इंडिकेट दैट हाइड्रोजन गैस डज नॉट एग्जिबिट एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। मतलब बिना वाटर के अब्सेंस में तो देखो ये आपको शो नहीं कर सकता। मतलब आपको अगर इस HCl को जब तक आप वाटर में डिसोसिएट नहीं करोगे, ठीक है, तब तक यहाँ से इसका H+ आयन और Cl- आयन अलग नहीं होगा। और जब तक H+ और Cl- आयन अलग नहीं होगा तब तक वो एसिड हमारा उस ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेगा। ओके, ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो किस में शो करता है, ये प्रेजेंस ऑफ वाटर में ही शो करेगा। ये बात समझ में आ गई? आई होप कि ये बात आपको क्लियर भी होगी। अगला इसी का देखो पार्ट कह रहा है कि स्टेट द रीज़न फॉर, अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, फॉर द एग्जिबिटिंग एसिडिक कैरेक्टर बाई ड्राई HCl गैस या HCl सॉल्यूशन। तो रीज़न बताना है कि मतलब ऐसा क्यों हुआ। तो वही चीज़ देखो कि व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डिजॉल्व इन वाटर इट फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये क्या बना देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन बना देता है, जिसको आप लोग बोलते हो HCl। अब मतलब यहाँ से बनता क्या है, तो यहाँ से H+ अलग हो जाता है, ध्यान रखना है, और Cl- अलग। वही देखो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, बार बार इसको पूछ रहा है, ठीक है। तो इन द सॉल्यूशन HCl डिसोसिएट्स, ये टूटता है, डिसोसिएट्स का मतलब क्या होता है, ब्रेक होता है, एंड प्रोड्यूस करता है H+ आयन, ये H+ ऊपर रहेगा, एंड H3O+, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं, ठीक है जी, ये बात आपको याद रखनी है। H+ आयन या फिर जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन के नाम से भी जानते हैं, H+ या हाइड्रोनियम आयन एक ही चीज़ है। द प्रेजेंस ऑफ दीज आयन मेक्स HCl सॉल्यूशन एसिडिक। और इसके साथ लगे हाथ आपको अपने इक्वेशन भी बना देने हैं। मतलब कैसे कि आपके पास देखो HCl है, इसमें आपने रिएक्शन करवाया H2O से, मतलब आपने मॉइस्ट या वेट अपने लिटमस पेपर ले गए इसके पास, तो जिससे ये क्या हो गया, ये आपका ब्रेक हो गया। H+, देखो आप लोग H+ भी लिख सकते हो या फिर इसकी जगह H3O+ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्लस Cl- यहाँ से अलग हो जाएगा। तो ये आपको लिखने के बाद इसका रिएक्शन भी दे देना। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। ये आपका क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके प्लीज़ आप इसे एक बार ट्राई करो, ठीक है। कहीं गलत हो रहा है, नहीं गलत हो रहा है, वो आप बाद में चेक करना, मैच कर लेना वीडियो को प्ले करके, बट पहले आप इसे कोशिश करो वीडियो को बंद करके, मतलब पॉज करके। देखो कर लिया, तो क्या कह रहा है कि पहला कंप्लीट करना है और बैलेंस भी करना है। तो NaOH है हमारे पास जी, प्लस जिंक है, ठीक है। तो देखो एक तरीके से क्या है, ये आपका बेस है, ये आपका एक मेटल है, तो बेस का आप मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। आप अपने नोट्स में देखो, ये चीज़ आपने लिखा होगा, नहीं लिखा तो मेंशन कर लो। तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका सोडियम और जिंक निकलेगा तो सॉल्ट बनेगा। कैसे बनेगा, सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा Na2ZnO2, ये होता है आपका सोडियम जिंकेट, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर इवॉल्व हो जाएगी। अब देखो आप इसको बैलेंस कर लो, यहाँ सोडियम 2 बार है, यहाँ पे सोडियम आपको 2 बार लगा लेना है, और देखो बाकी सब चीज़ें बैलेंस्ड है ना। दूसरा देखो हम लोग लिखते हैं क्या, CaCO3, जिसको आप लोग बोलते हो कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस H2O है और प्लस CO2 भी है। जब ये आपस में देखो रिएक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, तो यहाँ से आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। मतलब बोले तो CaHCO3। याद रखना है कि HCO3 इसकी वैलेंसी आपकी होती है 1, और कैल्शियम है तो कैल्शियम की वैलेंसी आपकी होती है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये 2 चला जाएगा पूरे इस HCO3 के पास इस तरफ, और 1, तो आपका क्या बनेगा Ca, और यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा HCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। आप इसको ज़रा देख लो, बैलेंस कर लो, ये बैलेंस्ड है क्या, कैल्शियम एक बार, ठीक है, हाइड्रोजन 2 बार है, 2 बार है, उसके बाद कार्बन 1, और यहाँ पर 1 2 बार है, 2 बार है। बात समझ में आ रही है ना, ये 2 बार है ना कार्बन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बैलेंस्ड है। ओके, थर्ड वाला देखो जरा, मैच करना। आप पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर रहे हो आप, ये हम एक्सपेक्ट आपसे कहिए करके
चल रहे हैं प्लस H2O। तो देखो क्या ही होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे हमारा H प्लस अलग हो जाएगा और प्लस यहाँ पर Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो कई बच्चे यहाँ पर H प्लस लिखना प्रॉपर नहीं समझते, ऑब्वियस बात, ये सही भी बात है। आपको यहाँ पर H प्लस ना लिख करके आपको लिखना पड़ेगा H3O प्लस, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन जिसको हम लोग बोलते हैं। आप इसे ज़रा देखो बैलेंस कर लो, क्या ये बैलेंस है, एक बार 3 बार H 3 बार H, सही है, इसलिए ये लिखना ज़रूरी है ना। और ऑक्सीजन देखो कितनी बार है, एक बार है, एक बार यहाँ पे, बात समझ आ रही है ना। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आपका क्वेश्चन है 2000, ये भी आपका 22 में ही 20 में पूछा गया है ना, ध्यान रखना 2020 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द क्लोर एल्कली प्रोसेस। याद आएगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू याद करो, हम लोग क्या बनाते थे, हम लोग बनाते थे कास्टिक सोडा, है ना जी, कास्टिक सोडा, इसी को हम लोग बोलते थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज बोले तो NaOH। याद आ गया, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, कास्टिक सोडा बनता है क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू, जिसमें हम लोग क्या करते थे। देखो अब इसमें आपसे ये पूछा है कि राइट वन इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ इच, ठीक है, मतलब जितने भी आपके प्रोडक्ट बने हैं, तो क्या क्या प्रोडक्ट बना है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, तो इसका यूज़ क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, प्लीज़ रिमेंबर दिस, सोप्स एंड डिटर्जेंट। दूसरा और क्या निकलता था, देखो क्लोरीन गैस भी रिलीज होती थी, याद है, क्लोरीन गैस, बताओ आप, ये बताओ कि क्लोरीन गैस किस कैथोड पर, मतलब कैथोड पर रिलीज होती थी या एनोड पर रिलीज होती थी, आपको ये बताना है। ओके, तो क्लोरीन गैस का देखो इसका यूज़ क्या है कि यूज्ड एज जर्मीसाइड्स, जर्मीसाइड मतलब जर्म्स को किल करने के लिए। एंड जो हमारे वाटर होते हैं ना, जैसे पॉन्ड में, वेल में, या फिर जो डिफरेंट जगहों से जो पानी आते हैं ना हमारे लिए, उनको क्या करना पड़ता है, उनको स्टरलाइजेशन करना पड़ता है, मतलब उनसे जो भी मतलब कह सकते हो कि जो ख़राब चीज़ें हैं उनको किल करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं। एंड स्विमिंग पूल्स वगैरह में भी इनका यूज़ करते हैं। एक और गैस निकलती थी हाइड्रोजन गैस, अब इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, तो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया विच इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ वेरियस फर्टिलाइजर्स। ओके, तो प्लीज़ इन सब बातों को आपको याद रखना है। आपको ये बताना है कि क्लोरीन गैस कौन से रॉड पर निकलती है, कैथोड पर या एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कौन से रॉड पर निकलती है, कैथोड या एनोड पर। ये आपका आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो, मैंने आपको याद करने का तरीका क्या बताया था कि क्लोरीन जनरली होती है माइनस और हाइड्रोजन जनरली होती है प्लस। तो जो क्लोरीन गैस होती है वो आपकी निकल जाती है एनोड पर, है ना, ओके, और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो आपकी बन जाती है कहाँ पर, कैथोड पर, प्लीज़ रिमेंबर दिस। ओके, देखो ये आपसे पूछा कि हाउ इज़ वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट से कैसे बनाते हैं। तो सिंपल से आपका आंसर क्या हो जाएगा कि बाई रिक्रिस्टलाइजेशन, बाई रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, बाई रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब देखो सोडियम कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है, Na2CO3, ठीक है ना, ये हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट। हम इसको रिक्रिस्टलाइज कर रहे हैं, मतलब हम इसमें फिर से वाटर को ऐड कर रहे हैं। तो हम इसमें ऐड करेंगे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना, H2O। तो ये देखो हमारा बन जाएगा फिर से Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है जी। ये आपका बन गया क्या, वॉशिंग सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। Na2CO3 को हमने रिक्रिस्टलाइजेशन किया, जिससे हमारा ये फिर से Na2CO3 इंटू 10H2O हमारा बन गया, वॉशिंग सोडा बन गया। आपसे ये बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाई इट। किस टाइप का हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं। देखो अभी जो हार्डनेस ऑफ वाटर है ना, वो दो तरीके से, मतलब दो तरीके की जो हार्डनेस होती है वो होती है, एक होती है टेम्पररी होती है, याद रखना है, और एक होती है परमानेंट, ठीक है जी। तो हम लोग इस वाले, यानी कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है, हम लोग इस वाले सोडियम कार्बोनेट से हम लोग जो वाटर की जो हार्डनेस को रिमूव करते हैं वो होती है हमारी परमानेंट, ठीक, बात समझ में आ गई। तो क्या बताओगे कि द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, और हम लोग इससे जो टेम्पररी हार्डनेस है वाटर की वो भी रिमूव कर सकते हैं, बात समझ आ रही ना। ये बात भी आप मेंशन करोगे कि परमानेंट हार्डनेस भी रिमूव कर सकते हैं और टेम्पररी जो हार्डनेस है वाटर की वो भी रिमूव कर सकते हैं, बात समझ आ रही। ये आपको दो टर्म याद रखना है, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इतना ही आपको ये करना है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करना है। ओके, देखो बच्चे, ये आपका 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहा है कि गिव द रीज़न फॉर द फॉलोइंग, ओनली हाफ ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको पहले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब फॉर्मूला लिखते हो तो आप लिखते हो क्या, ये जरा ध्यान समझना, ये सब सारी बातें मैंने लिख दी, बार जरा समझ लो, ठीक है जी। अगर समझ में आएगा तो मूव ऑन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाओ। देखो जो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब फॉर्मूला लिखते हो तो आप लिखते हो क्या, CaSO4, ठीक है, इंटू हाफ H2O।
ये कह रहा है कि ऐसा क्यों लिखते हैं। देखो एक सिंपल सी बात है, होता क्या है कि ये जो कैल्शियम सल्फेट है ना, ये कैल्शियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल, देखो जब इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट का अगर हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे तब जा कर के ये एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ अच्छे तरीके से क्या हो पाएगा, वाटर के साथ मतलब ये इफेक्टिव होगा। तो इसलिए हमने अगर कैल्शियम सल्फेट का अगर हमने एक मॉलिक्यूल लिया है तो इसलिए हमें हाइड्रोजन मतलब सॉरी वाटर का हमें क्या लेना पड़ेगा, हाफ मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। तभी ये वाटर तभी ये मतलब कह सकते हो कि वाटर के साथ बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव होगा। जस्ट लाइक बात समझ में आ रही है ना, जैसे आपने कहा सर हम सीमेंट बना रहे थे और हमने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, क्लियर है बात, तो फिर वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं होगा। ये बात क्लियर हुई। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाफ मॉलिक्यूल लेते हैं, किसका, वाटर का, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल से हमारा जो कैल्शियम सल्फेट होगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो देखो मैंने वही चीज़ लिख दी है, ठीक है, बिकॉज कह सकते हो क्या कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर इज बीइंग शेयर्ड बाय द 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल जो ये वाटर है वो शेयर्ड होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट से, ठीक है ना। सो इफेक्टिव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर द वन मॉलिक्यूल, यहाँ पर आपका 1 मॉलिक्यूल होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaO4 यूनिट कम टू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बात समझ में आ गई ये चीज़। दूसरा देखो क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंट एसिड। देखो एंट एसिड मतलब ये आपकी बात कर रहा है कि जो आपके पेट में जब एसिडिटी हो जाती है, तो हमारे पेट में जब एसिडिटी होती है तो हमारा वहाँ पर HCl बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और HCl आपको पता है कि कैसा एसिड है, तो उस एसिड को हमें किल करना है, मतलब उसके इफेक्ट को हमें ख़त्म करना है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए एक बेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो हम लोग यूज़ करते हैं एंट एसिड की तरह। वाई, बिकॉज इट इज़ अ वीक बेस। पहली बात तो आप यही बताओगे कि क्या भी ये एक वीक बेस है। अब ये वीक बेस है तो इसने आपके जो स्टमक में आपके जो HCl जो प्रोड्यूस हो रही थी उसको उसके साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करके उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया और वाटर में कन्वर्ट कर दिया, वाटर रिलीज कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से हमें रिलीफ मिल गया। तो क्यों यूज़ करते हैं, बात समझ में आ गई। तीसरा कह रहा है कि ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट, है ना, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट, अब देखो ये कह रहा है कि ब्लू कलर्ड है, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो तो ये वाइट में बदल जाता है। देखो जब आप कॉपर जब लिखते हो तो कॉपर सल्फेट जब आप लिखोगे तो इसके साथ वाटर वाले मॉलिक्यूल को भी लिखोगे, है ना, बोले तो CuSO4 और इंटू 5H2। तो अभी इसके पास क्या है, वाटर की अमाउंट है। जब आप इसको हीट करते हो तो यहाँ से जो वाटर है वो क्या होता है, ड्राई अप हो जाता है, सूख जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। एनहाइड्रस का मतलब कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास कोई भी अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग से ये वाटर का मॉलिक्यूल उड़ गया और जिसकी वजह से हमें वो जो कलर है उसका वो वाइट इन कलर नज़र आने लगता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई। देखो इस वीडियो को आप इस वाले क्वेश्चन को जरा वीडियो को पॉज करके आप इसको कोशिश करो सॉल्व करने की, ठीक है जी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और हम लोग इसको ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, ये कई बार आ चुका है, ठीक है, इसी वीडियो की सीरीज में। क्या कह रहा है, देखो कर लिया, अब जरा देख लो क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ठीक है, हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं ब्राइन का, तो एक गैस, उस गैस का नाम नहीं दिया, बस बोल दिया कि G, है ना। तो G जो है एक गैस है जो रिलीज़ हो रही है, ठीक है, इज लिबरेटेड एट दी एनोड। कहाँ पर हो रही जी, गैस जो है वो एनोड पर हो रही है, ठीक। अच्छा, व्हेन दिस गैस इज पास थ्रू द स्लैग लाइन, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम जब स्लैग लाइन से पास करा रहे हैं, स्लैग लाइन आपको पता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, COH का होल ट्वाइस। स्लैग लाइन का मतलब क्या याद है ना, स्लैग लाइन का मतलब क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो कह रहे हैं हम इसको पास कराते हैं तो क्या बनती है, एक कंपाउंड बन जाता है C। तो इसको एक कंपाउंड बन जाता है C, ठीक है। उस कंपाउंड का देखो क्या क्या कह रहा है कि राइट द फॉर्मूला। देखो बहुत आसान है, आपको पता है ब्राइन का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं NaCl, ये इसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक, ब्राइन होता है ये हमारा। तो अब देखो, अब हम जब इस ब्राइन को इलेक्ट्रोलिसिस जब कराते हैं तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो कराते हैं तो कौन सी गैस, देखो याद करो, आपका बनता था कास्टिक सोडा, ठीक है, क्या बनता था, NaOH बनता था, याद आया, प्लस ये हमारा बनता था एक यहाँ पे H2 बनता था और एक बनता था Cl2। अब ये जो H2 है याद करो आप, ये बनता था कैथोड पर, ठीक है, और ये Cl2 आपका बनता था एनोड पर। तो बात समझ में आ गई, यानी कि जो कह रहा है कि जो एनोड पर है वो कौन सी गैस है, वो है क्लोरीन गैस, यानी कि Cl2 गैस है। पहला आंसर इसका हो गया। दूसरा, फिर इसको जो हम पास कराते हैं, इसमें स्लैग लाइन पास कराते हैं तो कहता है कि ये जो है ना एक कंपाउंड बनाता है C, ठीक है। तो इस C का आपको जो है नाम बताना है। देखो तो याद करो, जब आप क्लोरीन को
CaOH के होल ट्वाइस से रिएक्ट कराते थे तो याद है क्या बनता था, इसको हम लोग बोलते थे ब्लीचिंग पाउडर, याद आ गया। यानी कि CaOCl2, यानी कि ये जो C कंपाउंड है वो क्या होगा आपका CaOCl2, दैट मीन बोले तो ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर होगी बात। अच्छा तीसरा देखो क्या पूछा है कि दूसरा क्या पूछा है कि स्टेट द केमिकल इक्वेशन इवॉल्व। ठीक है बता दो, ये तो आपका केमिकल इक्वेशन इवॉल्व है और दोनों का ही बताना है ना। स्टेट द केमिकल इक्वेशंस, ध्यान से सुनो इक्वेशंस मतलब कि आपको इसका ही बताना है, ब्राइन जो है मतलब कि आप बता दो। देखो आपने लिया है NaCl और प्लस आपने इसकी करा दी क्या इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आप ये भी बताओगे कि आप इसमें H2O भी ऐड करते थे, H2O ऐड करोगे फिर आप इसमें फ्लो कराओगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी को आप फ्लो कराओगे, यहाँ पे लिख देना तो आपका बन जाएगा क्या NaOH और प्लस Cl2 और प्लस H2O। ये पहला इक्वेशन हुआ। दूसरा ये वाला इक्वेशन हो जाएगा, बात समझ में आएगी ना, इक्वेशंस इवॉल्व। तीसरा देखो क्या करेंगे, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड C। ये जो C बना है इसका हम लोग कॉमन नेम क्या बोलते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर है ये है क्या, कॉमन नेम ऑफ C इज़ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, और इसका अगर केमिकल नेम पूछता है गिव इट्स केमिकल नेम ऑल्सो, ठीक है, तो ये भी आपका बता दो कि आपका है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो ऑक्सी ना बोलकर यहाँ पे देखो हम लोग हाइपो बोल देते हैं, तो कैल्शियम याद रखना, अगर केमिकल नेम पूछता है तो कैल्शियम हाइपो क्लोराइड CHLORID, कैल्शियम हाइपो। ठीक है, अगर आपको केमिकल नेम लिखना होगा तो आप लिखोगे कैल्शियम हाइपो क्लोराइड। ये बात क्लियर है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जी ये आपका 20 क्वेश्चन है, 2020 में आया है। कह रहा है कि एक क्लॉथ है, ठीक है, स्ट्रिप डिप्ड इनटू इन ओनियन जूस इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग अ लिक्विड। ठीक है जी, मतलब कोई एक लिक्विड थी X, उसको हमने क्लॉथ को डिप्ट कर दिया, डुबा दिया है। द लिक्विड X चेंजेस इट्स ऑर्डर, मतलब उसकी जो स्मेल है ना वो बदल गई। ठीक है, क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ एन इंडिकेटर इज़ ओनियन जूस। तो ये बताना है कि आपको ये जो ओनियन जूस है ना वो किस टाइप का इंडिकेटर है। तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन देखो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे क्या आपको पता है इंडिकेटर्स जनरली क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। अच्छा जी, तो 3 तरीके के होते हैं आपके, पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है सिंथेटिक और तीसरा होता है ऑल्फैक्टरी। नेचुरल का आपको एग्जांपल याद रखना है 2-3, ठीक है, टर्मरिक और लिटमस आपका नेचुरल है। सिंथेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपको देखो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इस बार भी चांसेस बन रहे हैं। तो सिंथेटिक में आपको याद रखना है मेथिल ऑरेंज और फिनॉफ्थलीन। ओके, स्पेलिंग याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। उसके बाद एक आपका होता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है कि जिसको हम स्मेल के थ्रू पता कर सकें, है ना, स्मेल मतलब स्मेल बदल जाए तो हम कहेंगे कि देखो ये हमारा एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। जैसे कि ओनियन, 2 नाम आप और मेरे को बताओ, एक आपका होता है क्लोव ऑयल और एक आपका होता है, एक नाम मेरे को और नहीं आता है, देख लेना आप इसे। ठीक है, एक तो आपका क्लोव ऑयल होता है और ठीक है ओनियन, क्लोव ऑयल, एक और नाम आप देख लेना। ठीक है ना जी, ये 3 आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। अच्छा देखो अब इंपॉर्टेंट एक और चीज़ क्या है कि ये जो मेथिल ऑरेंज होता है ना, मेथिल ऑरेंज खुद ही ऑरेंज इन कलर में होता है। तो जब हम न्यूट्रल सॉल्यूशन जब हम इसमें मिलाते हैं तो इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होता, मतलब जैसे ही एज इट इज़ रहेगा। लेकिन एसिड जब हम इसमें मिलाते हैं तो ये जो मेथिल ऑरेंज का कलर जो ऑरेंज कलर का है वो हो जाता है रेड में, और अगर हम इसमें बेस मिलाते हैं तो ये ऑरेंज कलर हमारा टर्न हो जाता है येलो में। ओके, लेकिन अगर हम बात करें अपने फिनॉफ्थलीन की जो कि सिंथेटिक हमारा ये इंडिकेटर है, तो ये भी हमारा कलरलेस होता है। ये कैसा दिखता है फिनॉफ्थलीन, कलरलेस। तो अगर आप न्यूट्रल सॉल्यूशन में मिलाओ तो स्टिल ये कलरलेस ही रहेगा, एसिड मिलाओ तो भी कलरलेस रहेगा। लेकिन जैसे आप उसमें बेस किसी को मिलाते हो, किसी बेस को मिलाते हो, जैसे NaOH को आपने मिला दिया, तो इसका ये जो कलरलेस है वो टर्न हो जाता है पिंक इन कलर में। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। अब जरा देख लो क्या पूछा, तो आप बता सकते हो कि ये जो X है वो किस टाइप का इंडिकेटर हो गया। तो अब ऐसी बात है, ये हमारा जो इंडिकेटर हो गया वो एक ऑल फैक्टरी इंडिकेटर हो गया ना। तो विच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज़ ओनियन जूस। तो ओनियन जूस आपका कैसा इंडिकेटर हो गया, तो इसका ऑप्शन इसका पहला आंसर हो जाएगा ऑल फैक्टरी। ठीक है जी, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, द लिक्विड X टर्न ब्लू लिटमस रेड। अच्छा जी, फिर ये देखो कह रहा है कि ये जो लिक्विड है ना वो ब्लू लिटमस को क्या कर दिया, रेड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो लिस्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लिक्विड X। तो बताओ कि ये लिक्विड कौन सी है। देखो ऑब्वियस बात है, अगर ये ब्लू को अगर रेड में कन्वर्ट कर दिया तो ये X आपका कैसा होगा, ये आपका होगा एसिड। बात समझ में आ गई, ये X आपका कौन सा लिक्विड होगा, एक एसिडिक लिक्विड होगा। विल शो ऑन रिएक्टिंग विद द फॉलोइंग, मतलब आपको पता चल गया कि आपके पास एसिड है, ये जो X है वो एसिड है। तो आप देखो आप एसिड का किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, लिस्ट द ऑब्जर्वेशन बताना है। ठीक है, कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन होंगे जब हम इस एसिड को, मतलब इस X का मतलब क्या हो गया आपका ये एसिड। ध्यान से समझो मेरी बात, आपने एसिड लिया और आपने इस एसिड को किसके साथ रिएक्शन करवाया, जिंक ग्रैन, मतलब जिंक के दाने Zn। देखो
जब आप किसी एसिड को जिंक के साथ, मतलब कि एसिड आपका क्या है, मतलब एसिड भाई ठीक है कोई भी एसिड हो सकता है, HCl है, H2SO4, जिंक आपका क्या है, मेटल है, तो आप एक तरीके से आप मेटल को किसी एसिड से रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या होता है, जब आप किसी एसिड को जब किसी मेटल से रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है, ठीक है, इट फॉर्म अ सॉल्ट एंड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है। बात समझ में आ गई? तो क्या बताओगे, इट फॉर्म अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज़ रिलीज्ड। अब चाहो तो आप इसका एक रिएक्शन भी लिख सकते हो, तो आपने जिंक ले लिया, ठीक है, और प्लस आपने H2SO4 कोई भी आपने एक एसिड ले ली। जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ZnSO4 जो कि एक सॉल्ट है, और प्लस यहाँ से H2 गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। बात समझ में आ गई? दूसरा देखो फिर कह रहा है कि इसी एसिड को यानी कि इसी X को हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो कार्बोनेट याद आया, कार्बोनेट, अगर हम किसी कार्बोनेट को मतलब किसी मेटल के कार्बोनेट को, याद करो आप अपने नोट्स में देखो कि आपके नोट्स में ये चीज़ कहाँ है, जब आप किसी मेटल के कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन कराते थे तो क्या होता था, यहाँ पर एक हम लोग वर्ड यूज़ करते थे, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, इसको हम लोग बोलते थे ब्रिक्स इफरवेसेंस, ब्रिस्क है ना, सॉरी ब्रिक नहीं, हम इसको बोलते थे ब्रिस्क इफरवेसेंस, VESVESCENC, ब्रिक्स इफरवेसेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, मतलब एक तरीके से कह लो कि जैसे पानी खौलने लगता है ना तो कैसे उसमें से आती है आवाज़, तो दैट इज़ कुछ उस टाइप की आवाज़ आती है, तो ब्रिस्क इफरवेसेंस ये वर्ड आप जरूर ऐड करोगे, ओके। तो अब ये चीज़ बता दी आपने, फिर देखो क्या होगा, इसका आप चाहो तो रिएक्शन भी लिख लेना, और चाहो क्या लिखना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो आपने एक ले लिया HCl और आपने ले लिया क्या, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, मतलब Na2CO3, ये आपने ले लिया, आपने इसका रिएक्शन करवा दिया तो क्या बन गया, NaCl आपका अलग हो जाएगा, और प्लस यहाँ से H2O आपका बाहर हो जाएगा, और प्लस CO2 गैस भी यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को बताना है, ओके। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बात आपको क्लियर हुई ना? देखो अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द 2 टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब है, एक है A और एक है टेस्ट ट्यूब B। फिर कह रहा है कि कंटेनिंग डाइल्यूट HCl, एक में HCl है और एक में NaOH का सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि HCl आपका एसिड हो गया और आपका NaOH बेस है, तो आपको पता होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। इन विच टेस्ट ट्यूब अ कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व, तो किस टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज होगा बताओ, A में या B में? तो देखो लिटमस कैसा है, ब्लू है ना, तो आपको पता है कि जो लिटमस, अगर ब्लू लिटमस है तो वो एसिड को, अगर उसमें हम एसिड अगर ड्रॉप करते हैं तो जो ब्लू लिटमस का कलर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा टेस्ट ट्यूब कलर शो करेगा, तो टेस्ट ट्यूब A कंटेनिंग डाइल्यूट HCl से, यानी कि जो कलर चेंज करेगा वो टेस्ट ट्यूब A करेगा, B नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, फिर आगे ये पूछ रहा है कि इन विच टेस्ट ट्यूब कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व, ओके हो गया। स्टेट द कलर चेंज एंड गिव इट्स रीजन, ठीक है, कह रहा है कि जो कलर चेंज हुआ है वो बताओ, तो ठीक है रेड हो गया, सारे देखो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। एंड गिव इट्स रीजन, रीजन बताना है, बिकॉज टेस्ट ट्यूब A कंटेन HCl विच इज एसिडिक इन नेचर, सो दैट्स व्हाई इट कन्वर्ट इट्स कलर, ठीक है, ब्लू टू रेड। क्लियर होगी बात? यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख भी दिया, आप यहाँ से चाहो तो लिख सकते हो, ओके। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जी इस टाइप का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि आउट ऑफ HCl एंड CH3COOH विच वन इज़ वीक, ठीक है। एसिड एंड वाई एक्सप्लेन करना है कि क्यों है ऐसा, तो सिंपल सा आप बता सकते हो कि वीक है, आपको पता है कि HCl आपकी स्ट्रॉन्ग है और CH3COOH वीक है, तो क्यों रीज़न आप ये बताओगे कि इट हैज़ लेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम लोग बोलते हैं H+ आयन, मतलब कह सकते हो कि इट इज़ पार्शियली डिसोसिएट्स इन H+ आयन, मतलब इसमें H+ आयन बहुत ही कम मिलते हैं, जिसमें H+ आयन कम मिलेंगे वो हमारा वीक होगा, जिसमें ज़्यादा मिलेंगे वो स्ट्रॉन्ग होगा। फिर कह रहा है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना है, तो आप ये बता देना कि देखो जो आपकी जिंक है, मतलब जो मेटल है ना जिंक, तो जब ये हम इसको HCl के साथ हमने जब इसको रिएक्ट करवाया ना, तो ये देखा गया कि बहुत ही विगोरसली, मतलब बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट किया, और साथ में क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर दिया। आपको पता है कि जब भी कोई एक एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है, तो बहुत जल्दी हाइड्रोजन गैस बना। लेकिन इन केस ऑफ एसिटिक एसिड, जब हमने इसी जिंक का जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो बहुत ही स्लोली क्या बना, गैस बनने लगा। तो इससे पता चला कि अच्छा इसमें H+ आयन कम है, किसमें, एसिटिक एसिड में। बात समझ में आ गई? कि आपका होगा इस तरीके के क्वेश्चन को आप ध्यान रखना कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डज pH स्केल मेजर, बताओ ये pH स्केल क्या मेजर करता है। देखो सिंपल सी बात है, pH स्केल क्या मेजर करता है कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, यही मेजर करता है ना। आप क्या लिख लोगे कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक है या बेसिक इन नेचर, क्या बताओगे, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो क्या कह रहा है कि राइट्स
राइट इट्स रेंज, तो इसकी रेंज क्या होती है बता दो। तो इसकी रेंज होती है फ्रॉम कितनी 1 to 14, कितनी हो जाएगी 1 to 14 हो जाएगी। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ पीएच स्केल। देखो अगर हाईएस्ट का मतलब हम कैसे क्या कर रहे हैं, जैसे हाईएस्ट अगर हम कहें तो हाईएस्ट का मतलब होता है जिसको हमने बोल दिया 14, ठीक है ना। तो 14 हमारा क्या शो करेगा कि हाईली बेसिक, हाईली क्या होगा बच्चे, ये बेसिक होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। 13 जाए तो थोड़ा सा कम बेसिक है ना, 11 जाए थोड़ा सा और कम, लेकिन 14 सबसे हाईली बेसिक होगा। अगर हम बात करें लोवेस्ट की, ठीक है, तो लोवेस्ट देखो हमारा क्या होगा, सबसे 1 होगा। लोवेस्ट क्या है, इज़ 1 है, मतलब हाईली एसिडिक। क्या बताओगे आप, ये हाईली एसिडिक। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आपके छोटे छोटे ये सब क्वेश्चन हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन है, आया हुआ 2019 में। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सबसे पहले तो आपको देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं NaHCO3, जिसे हम लोग बेकिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, याद रखने वाली बात है ये, ठीक है। कार्बोनेट इज़ अ बेसिक सॉल्ट, कह रहा है ना ये एक बेसिक सॉल्ट है। अच्छा जी, ये तो सर नहीं पता था, बड़ी यूनिक चीज़ पता चली है ना। कह रहा है जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपको बोल दिया कि देखो ये बेसिक सॉल्ट है, आप इसको बताओ कि क्यों है। मैंने आपको देखो बताया है ना, सॉल्ट वाले में मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि जनरली हमारे सॉल्ट 3 तरीके के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। मैंने आपसे कहा था कि देखो अगर NaOH है तो सोचो जरा NaOH देखो कहाँ से आया होगा, ये आया होगा आपका NaOH से आया होगा। तो NaOH आपका कैसा है, ये आपका स्ट्रॉन्ग, क्या बच्चे, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा देखो CO3 कहाँ से आया होगा, CO3 आपका आया होगा कहाँ से, ये आया होगा आपका H2CO3 से, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और CO3 यानी कि आपका ये वीक एसिड है। तो जब देखो जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलते हैं तो क्या बनता है आपका एक बेसिक सॉल्ट बनेगा, है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए बेसिक सॉल्ट आपका बनेगा। बात समझ में आ गई। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो क्या बताओगे, देखो बेसिक इन नेचर बिकॉज NaOH कह सकते हो क्या कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। हो गया, जस्टिफाई आपने कर दिया, बात समझ में आ गई ना। अच्छा जी, फिर आगे ये पूछा है कि हाउ इट इज़ कन्वर्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा। अब देखो इसमें आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। कह रहा है कि हम इसको ये हमारा जो NaHCO3 है, हम इसको वॉशिंग सोडा में कैसे बदलें। वॉशिंग सोडा का मतलब आप सभी को पता है Na2CO3 और इंटू 10H2O, ये करते हैं ना जी 10H2O, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ओके। तो देखो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका 2 स्टेप होगा। सबसे पहले आप ये जो आपके पास जो NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, आप इसका पहले थर्मल डिकम्पोजिशन करवाओगे, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब मैंने कहा पहला स्टेप आपका क्या होगा, हम क्या कराएं, ये स्टेप प्लीज़ याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, हाउ इट इज़ कन्वर्टेड, ठीक है, डिकम्पोजिशन। तो इसमें देखो आप क्या कराओगे, आपने लिया NaHCO3 आपने लिया, आपने इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराया, ठीक है। तो ये ब्रेक हो जाएगा Na2CO3 में, और यहाँ से CO2 गैस और प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉरी वाटर रिलीज होगी, ठीक है। आप यहाँ पे इसका 2 मॉलिक्यूल ले लोगे तो आपका ये बैलेंस्ड हो जाएगा। दूसरा स्टेप, जब आपने थर्मल डिकम्पोजिशन करा दिया, अब ये जो आपको यहाँ से Na2CO3 मिला है, आप इस Na2CO3 का रिक्रिस्टलाइजेशन कराओगे। क्या कराओगे, तो दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, प्लीज़ रिमेंबर दिस, रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ क्या, सोडियम कार्बोनेट। दूसरे स्टेप में आपको मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो देखो रिक्रिस्टलाइजेशन जो कि हम लोग शायद इस तरीके का रिएक्शन पहले भी देख चुके हैं, Na2CO3 है और हम इसका रिएक्शन करा दिए 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O से, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन। गिव्स हमें क्या मिल जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो, है ना जी। क्लियर है बात, आगे बढ़े। देखो बच्चे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको ये लिस्ट याद रख, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि याद रख लो, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आपको थोड़ा सा देखो समझना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका होता है एसिडिक, ठीक है, और ये आपका होता है बेसिक, है ना जी। तो आप देखोगे ये कह रहा है कि एक 2 सॉल्यूशंस आपके पास X है और एक Y है। कह रहा है कि गिव्स ऑरेंज कलर व्हेन ड्रॉप ऑफ इट फॉल्स ऑन पीएच पेपर। जब ये पीएच पेपर पर गिरा तो ये जो उसका जो कलर है ना वो चेंज कर दिया, कैसा कर दिया, ऑरेंज कर दिया। अच्छा,
फिर कह रहा है कि एक दूसरा सोल्यूशन है वाई गिव्स ब्लूइश कलर व्हेन ड्रॉप ऑफ फॉल्स ऑन पीएच। तो ये ब्लू कलर में कर रहा है, तो देख रहे हो आप ब्लू मतलब ये बेस है, तो वाई आपका क्या होगा बेस। तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द बोथ सॉल्यूशंस। तो एक्स आपका है एसिड, एसिडिक नेचर का है, बात समझ में आएगी। और वाई आपकी क्या होगी, वाई आपकी हो जाएगी बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ओके, आगे ये भी पूछा आपसे कि डिटरमाइन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशंस एक्स एंड वाई, मतलब आपको एग्जैक्टली बताना है, एग्जैक्टली तो नहीं बताओगे आप, थोड़ा सा रेंज के थ्रू बताओगे, है ना। तो देखो, तो अगर ये ऑरेंज कलर में करते रहा तो ज़रा देखो ऑरेंज कलर कहाँ से कहाँ तक है, 3 है, 2 है, 1 है, तो आप बताओगे कि इसका जो सॉल्यूशन जो होगा, जो पीएच होगी, पीएच ऑफ एक्स की जो होगी वो 1 2 कहाँ से होगी, 3, 1 2 3 के बीच में होगी। और जो वाई वाले की होगी, देखो ब्लूइश कलर है, तो ब्लूइश मतलब हल्का सा ब्लू, तो 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, ठीक है ना। तो आप 11 तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 9 10 11 यानी कि आप बता दो कि पीएच जो एक्स की होगी, सॉरी वाई की होगी, वो होगी 9 to 10, इसके बीच में कोई भी एक चीज़ हो सकता है। और ये देखो लिस्ट भी है, आप इसका याद भी रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। आप इसको याद भी रख लेना कि अगर कौन क्या है कैसा है, ठीक है। जैसे बैटरी वाली एसिड सबसे खतरनाक होती है, भयानक, जिसको आप लोग तेजाब भी बोलते हो, ठीक है। बैटरी की जो बैटरी के अंदर जो पानी होती है ना, वो चीज़, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान में रखो, है ना। ओके जी, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी आपका क्वेश्चन आपके पीएच के ही बेस्ड पर है। कह रहा है कि ऑन एडिंग द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन द 3 कलरलेस सॉल्यूशन, 3 कलरलेस सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। कलरलेस सॉल्यूशन है, एक्स है, वाई है एंड जेड है, टेकन सेपरेटली इन द 3 टेस्ट ट्यूब्स। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व द चेंजेस इन द कलर एज अ ग्रीन, ठीक है, अ ग्रीन इन एक्स, मतलब कि जो एक्स है ना वो आपका ग्रीन है, वाई जो है वो आपका रेड है, ठीक है जी, और जो जेड है वो ब्लू है। जेड क्या बच्चे, ब्लू है। तो देखो क्या बोल रहा है आपसे, पहला कि अरेंज एक्स वाई जेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच। तो देखो फिर से हम आपसे कहेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। 3 चीज़ें थी, एक आपका ग्रीन था, एक आपका ऑरेंज था और एक आपका रेड था। तो आप देखोगे कि रेड वाला सबसे मतलब ऐसे मतलब खतरनाक है ये, है ना। तो मतलब एसिडिक, जिसका नेचर बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, तो इसकी पीएच 0, ठीक है, इस तरीके से देखो। फिर येलो, फिर देखो नेचुरल, अगर ये न्यूट्रल है तो देखो क्या हो गया, ये ग्रीनिश कलर का हो गया, एंड फिर ब्लू, ठीक है ना। तो बेस, तो जैसे ही आप बेस की तरफ बढ़ोगे आपकी चीज़ें ब्लू से फिर वायलेट कलर की होती जाएंगी, और आप एसिड की तरफ बढ़ोगे तो 7 से अगर आप ऊपर बढ़ोगे तो आप देखोगे कि ग्रीन से ये रेड कलर का हो जा रहा है। तो देख लो, यानी कि सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको पीएच बताना है, तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे कम लेना पड़ेगा। तो सबसे कम पीएच किसकी होगी, रेड वाले की। तो याद रखना, सबसे कम पीएच भले ही रेड वाले की, लेकिन ये ज़्यादा एसिडिक है। ओके, तो सबसे आप पहले क्या लोगे, रेड, यानी कि आप सबसे पहले आप क्या ले लोगे, वाई। उसके बाद फिर आपको देखो क्या मिलेगा, ग्रीन, है ना, ग्रीन बोले तो एक्स, और फिर सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, ब्लू, मतलब सबसे ज़्यादा जो पीएच होगी वो होगी जेड की, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, दूसरा देखो, विच वन ऑफ द 3xyz विल बी चेंज द कलर ऑफ द फिनॉफ्थिलीन। हाँ जी, आ गया। मैंने आपसे बोला था किस टाइप का क्वेश्चन आपको देखो भी मिलेगा आगे आने वाले क्वेश्चन में। तो याद करो, ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिला था, मैंने आपको बताया था ना, ये देखो यहाँ पे फिनॉफ्थिलीन। तो बताओ फिनॉफ्थिलीन किसके कलर को चेंज करता है, वो चेंज करता है बेस के कलर को, ठीक है ना। न्यूट्रल को एज अ कलरलेस रखता है, एसिड को भी वो कलरलेस रखता है, और बेस को वो चेंज कर देता है पिंक में। क्लियर होगी बात। तो इसलिए बातों को माना करो, और जिसे जो चीज़ें देते हैं पढ़ने के लिए प्लीज़ उनको पढ़ा करो। ओके, तो विच वन ऑफ दीज 3 विल चेंज द कलर ऑफ फिनॉफ्थिलीन। तो इनमें से कौन जो है फिनॉफ्थिलीन के कलर को चेंज करेगा। तो देखो आपको पता है कि एसिड चेंज नहीं करता, एसिड चेंज नहीं करता, ग्रीन है दैट मीन्स ये न्यूट्रल टाइप से है, तो ये भी चेंज नहीं करेगा। कौन चेंज करेगा, बेस, यानी कि जो जेड है, जेड जो है वो चेंज कर देगा। बात समझ में आ गई, जेड जो है वो चेंज कर देगा फिनॉफ्थिलीन के कलर को पिंक में। वाई पूछा है, वाई बिकॉज इट इज़ बेसिक इन नेचर, वाई बिकॉज इट इज़ बेसिक इन नेचर, सिंपल सी बात है भाई। क्लियर है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है कि वाई इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एल्कलाइन सॉल्ट। ये कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है ना वो एल्कलाइन सॉल्ट क्यों है। तो इसका रीज़न आप क्या बताओगे कि एल्कलाइन सॉल्ट क्यों है। तो बताओगे कि बिकॉज इट्स पीएच वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 7। क्यों, उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, ठीक है।
सो इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी बता देना कि स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। बात समझ में आ गई। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम लोग बोलते हैं NaHCO3, बेकिंग सोडा, ठीक है ना जी। तो स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी pH 7 से ज़्यादा, इसलिए एल्कलाइन सॉल्ट है। ओके, लिस्ट टू इंपॉर्टेंट यूज़ बता दो। पहला यूज़, इट इज़ यूज्ड एन एंटासिड, क्योंकि भाई बेसिक नेचर का है तो एंटासिड में यूज़ करेंगे। दूसरा, इट इज़ यूज्ड एज एन एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक्स, ठीक है, हम इसको फूड और ड्रिंक्स में भी एज एडिटिव, मतलब कि प्रिजर्व करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा है ये। देखो आपसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस, आइडेंटिफाई करना है कि एसिड होगा और क्या बेस होगा। फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज ऑप्शन, तो पहले जरा आप सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखो, आप क्या कहते हो, NaCl कहते हो। तो Na से जरा सोचो किससे मिला होगा, NaOH से मिला होगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बात आपको क्लियर हुई। Cl देखो किससे मिला होगा, HCl से मिला होगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना जी, स्ट्रॉन्ग एसिड। और आपको पता है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड अगर मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। तो बात समझ में आ गई। तो क्या होगा, इज ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, कह रहा है कि ये किस टाइप का सॉल्ट होगा, तो इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको आंसर पता चल गया। फिर आगे देखो, ये पूछा है कि व्हेन इज इट कॉल्ड रॉक सॉल्ट। हम इसे रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, लेकिन कब, देखो तब बोलते हैं जब हमारा जो सोडियम क्लोराइड है इज फाउंड in the form of solid deposits with impurities। ओके, तो इट इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट इज एन फॉर्म्ड बाई, कैसे बनता है, तो जैसे मान लो कोई एक इनलैंड वाटर है जिसमें ढेर सारी वाटर, मतलब समुद्र का पानी जमा हो गया है, तो जब यहाँ समुद्र का पानी जब वेपर हो जाएगा, मतलब वेपर बर्न करके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो जो बचेगा है ना, ठीक है, द एवपोरेशन ऑफ द साल्टी वाटर फ्रॉम इनलैंड लेक्स, तब हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्या, NaCl, जिसको आप लोग बोलते हो साधारण नमक। क्लियर होगी बात, अंडरस्टूड। ओके, आगे बढ़ें। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें आपको छुपी हुई हैं, ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा NCERT है, कह लो कि NCERT का प्लस है ये, है ना, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं। क्या कह रहा है कि वाइट पाउडर इज एडेड टू द बेकिंग केक्स, ठीक है, आपको केक बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि बेकिंग, अगर हमें केक बनाना है तो हम उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चे, बेकिंग पाउडर, जिसको हम लोग बोलते हैं NaHCO3 बोलते हैं, ये चीज़ आप सभी को पता है। अच्छा, तो जिसकी वजह से हमारा वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, मतलब फुला हुआ कह सकते हो कि बनता है। इट इज़ नेम इट्स मेन इंग्रेडिएंट, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स का नाम बताना है, एंड एक्सप्लेन करना है कि वो जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उसका हर एक फंक्शन, मतलब दोनों के फंक्शन, मतलब जनरली दो हैं। पहला देखो क्या क्या है, याद रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है जी। दूसरा जो कि एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड्स लाइक टार्टिक एसिड है, या फिर आप इसको सिट्रिक एसिड बोल सकते हो। तो दो में से कोई एक नाम याद रख लो प्लीज़, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो टार्टिक एसिड या सिट्रिक एसिड है। तो टू मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हुए, एक पहला आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा हुआ टार्टिक एसिड या सिट्रिक एसिड। ओके जी, अब देखो फिर अब इसका फंक्शन भी बता दो। तो देखो ये जो आपका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये क्या करता है, ये डिकम्पोजेज टू गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे आप कहते हो ना कि हमारा केक जो स्पॉन्जी, जो सॉफ्ट बना है, स्पॉन्जी बना है, वो किसकी वजह से बना है, वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बना है, ठीक है, विच कॉजेज द केक टू राइज एंड मेक इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ठीक है। तो यानी कि ये हमें कहाँ से मिला, कार्बन डाइऑक्साइड में गैस कहाँ से मिली, हमें मिली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। ये इसका पहला फंक्शन समझ में है। दूसरा, अब ये जो टार्ट्रिक एसिड है इसका क्या काम है, देखो जब आप केक को, ऑब्वियसली बात है, आप केक को हीट भी करते हो, गर्म भी करते हो, तो जब ये गर्म होता है ना, तो यहाँ से ये जो सिट्रिक एसिड है ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजेज द सोडियम कार्बोनेट। तो जब मतलब जब आप केक को गर्म करते हो तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, Na2CO3 में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो अब ये Na2CO3 देखोगे, ये तो का बेस हो गया एक तरीके से, और बेस है तो ये कैसा लगेगा, बिटर लगेगा। तो इस बिटरनेस को कम करने के लिए इसमें ये जो इन्ग्रीडियंट्स है, कौन सा, सिट्रिक एसिड, ये मिक्स होता है, जिससे इसको क्या करा देता है, ये न्यूट्रल कर देता है। बात समझ आ गई। तो विच कैन अदरवाइज मेक द केक बिटर, जिसकी वजह से आपको ये बिटर लगने लगेगा। फिर आगे ये भी पूछा है कि राइट द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, आप केमिकल रिएक्शन बता दो। तो देखो क्या हो जाएगा, अपने कप की मेरे पास एक बेकिंग पाउडर है, मतलब NaHCO3 है, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट करने से क्या होगा, Na2CO3 में ब्रेक होगा, और प्लस यहाँ से H2O बाहर रिलीज होगा, प्लस CO2 भी आपका। अब इसको ज़रा बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो Na2 है तो यहाँ पर आपको 2Na लेना पड़ेगा, बाकी सब देखो आपका बैलेंस्ड है। बात समझ में आ गई। तो ये काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन था आपका। देखो ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि
वाई इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द ब्राइन, मतलब ब्राइन का मतलब याद रखना है NaCl, है ना, इज़ कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, देखो क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा ये बनता है यहाँ से NaOH, ठीक है जी, और प्लस H2 बनता है और प्लस Cl2 भी यहाँ से रिलीज़ होती है। तो देखो Na जो कि एक एल्कली मेटल है, ठीक है, और ये आपका जो क्लोरीन है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोर, ठीक है, CHOLR, ठीक है। तो क्लोर बनता है जिसकी वजह से एल्कली और क्लोर बनती हैं, इसकी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं क्या, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ओके, ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, फिर कह रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन दिस, तो चलो लिख दो क्या होता है। देखो जैसे आपने लिखा NaCl, तो इसको आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन गया, यहाँ से ये बन गया NaOH बना और प्लस Cl2 बना और प्लस H2 गैस बन गया। NaCl आप इसको ज़रा बैलेंस कर लोगे तो देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा 1 मिनट, इसमें आप वाटर भी मिलाओगे, है ना, ध्यान रखना, H2O, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई, प्लस H2O। ओके, बात समझ में आ रही है, यहाँ पर आप कर लेना 2। दूसरा कह रहा है कि फ्यू क्रिस्टल ऑफ द हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आर हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। ठीक है, हम इसको जब हीट करते हैं तो इनलिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। देखो पहली चीज़, जो कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो क्या कहोगे कि बिकम वाइट, ये बिकम वाइट हो जाता है आफ्टर हीटिंग। दूसरा कि इट लूजेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऑफ अलग रहेगा, इट लूजेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है बात, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जी, ये आपका 31st क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 2 ml सोल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब कि NaOH, है ना जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हुआ कि NaOH को हम क्या करा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं किसमें, 3 पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक, मतलब दानेदार जिंक जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। अब आपको पता है ये मेटल है, तो कह रहा है कि ना टेस्ट ट्यूब व्हेन द कंटेंट आर वार्म, जब उसको हम गर्म कर रहे हैं तो गैस एक इवॉल्व होती है विच इज़ बबल्ड थ्रू द सोप सोल्यूशन बिफोर टेस्ट। अच्छा जी, ये सब सारी बातें आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। आप क्या कह रहे हैं कि राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तो इसका आपको केमिकल रिएक्शन का मतलब जो रिएक्शन हो रहा है उसका आपको इक्वेशन लिखना है, तो लिख लो। आपने कहा मेरे पास NaOH है, याद करो कि आपका एक रिएक्शन हो गया, बेस का आप मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हो और आपके पास ये जिंक है। जब आप इसे हीट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं Na2 और ZnO2, है ना। ये बात प्लीज़ इसको आप याद रखोगे, सोडियम जिंकेट, और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होती है। अच्छा, अब आगे देखो क्या बोल रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल, हो गया। नेम द गैस विच विल बी, एक मिनट, ठीक है, नेम द गैस विच विल बी इवॉल्व व्हेन द सेम मेटल रिएक्टेड विन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर और भी ये कह रहा है कि गैस इवॉल्व विच इज बबल्ड थ्रू द सोप सॉल्यूशन बिफोर टेस्टिंग। ठीक है, तो देखो अगर हमें इसे टेस्ट करना है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है ना, तो ये जो हाइड्रोजन गैस आप इसका आप टेस्टिंग कैसे करोगे। देखो होता क्या है कि जब भी आप अगर कहीं से भी अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो आप उस हाइड्रोजन गैस के पास क्या करोगे, एक बर्निंग मैच स्टिक ले जाओगे ना, तो वो जो बर्निंग मैच स्टिक है वो पॉप अप साउंड के साथ जलने लगेगी। कैसे, पॉप, है ना, ऐसे होता है ना, जैसे कभी कभी कोई चीज़ें जलती हैं तो पॉप 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 साउंड ऐसे आता है ना, फूटने की आवाज़ आती है, तो दैट इज द पॉप साउंड इज हियर्ड विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना, अगर मान लो अगर ऑक्सीजन का अगर बोलता है कि कन्फर्म करो कि ऑक्सीजन गैस है, तो देखो ऑक्सीजन गैस अगर होगी ना तो वो फ्लेम को और इंक्रीज़ करा देगी। जो अभी फ्लेम जैसे अभी थोड़ी थोड़ी मान लो अभी फ्लेम है तो फ्लेम फिर बढ़ जाएगी ऑक्सीजन गैस, लेकिन हाइड्रोजन क्या होगी, पॉप साउंड के साथ जलेगी। तो ये आपका कंफर्मेशन हो गया। उसके बाद देखो फिर आपसे ये कह रहा है कि नेम द गैस विच विल बी इवॉल्व व्हेन द सेम मेटल को, मतलब कि जिंक को हम क्या कर रहे हैं, विद द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे, ऑब्वियसली बात है, आपने पढ़ा है कि जब किसी आप एसिड को किसी मेटल के साथ जब आप रिएक्ट कराते हो तो स्टिल आपका जो सॉल्ट है वो तो बनता ही बनता है, प्लस साथ में आपका हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होता है। तो दोनों ही केसेस में, वो चाहे आप बेस से कराओ वो चाहे आप एसिड से कराओ, तो दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ होगी। ठीक है जी, तो नेम द गैस, तो जो गैस का नेम हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बात, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि द पीएच ऑफ सॉल्ट यूज टू मेक द टेस्टी एंड क्रिस्पी, ठीक है जी, पकौड़ाज। ओके, तो देखो टेस्टी एंड क्रिस्पी अगर पकौड़ा बनाना है तो आपको भाई आपका जो सॉल्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा वो कौन सा सॉल्ट यूज़ करना पड़ेगा, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, जिसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग पाउडर। ओके, खाने नाम से ही लग रहा है ना, बेकिंग पाउडर। ओके जी, अब देखो आगे फिर ये भी कह रहा है कि एंड क्रिस्पी पकौड़ाज इज़ 14, ठीक है, यानी कि जिसका जो पीएच है ना वो 14 है। अब देखो ये कह रहा है कि एंड आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन। अच्छा ये बताओ, ये जो सॉल्ट है
ये क्या है, तो आपने बता दिया कि दिस इज़ द बेकिंग पाउडर। अब आपसे ये भी पूछा है कि केमिकल इक्वेशन विल इक्वल इट्स फॉर्मेशन, तो याद रखो प्लीज़, इसको आप याद रख लो। यानी कि आपसे ये साफ साफ पूछ लिया प्रिपरेशन ऑफ NaCO3 यानी कि बेकिंग पाउडर, ठीक है जी, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर का अब देखो हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका प्रिपरेशन, और इसका यूजेस भी आपसे पूछ ही लिया, ठीक है ना। ठीक है, सॉल्ट एंड राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द, चलो ठीक है, इसमें यूजेस नहीं पूछा है, बट कोई नहीं, आपको यूजेस भी याद रखना, क्या पता अगले वाले में यानी 2024 वाले में आपसे पूछ ले। तो देखो कैसे बनाओगे, तो आप इसको बनाओगे ब्राइन से, यानी कि NaCl जिसको हम लोग बोलते हैं, हम इसमें मिलाएंगे H2O और प्लस हम इसमें मिलाएंगे CO2। तो ऐसा करने से देखो हमारा क्या मिल जाएगा, एक मिनट, इसमें एक चीज़ और मिलाते हैं, प्लस NH3 भी हम मिलाते हैं, अमोनिया, ठीक है, तब जा करके आपका ये बनता है क्या, NaHCO3, और यहाँ से आपका अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl रिलीज़ हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, आप इसको ज़रा बैलेंस कर लेना, मेरे ख्याल से ये देखो बैलेंस्ड है। ठीक है, अब अगर आपके इसको यूजेज अगर पूछता है तो यूजेज आप बता देना, जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर हुई बात, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है 2017 में आया हुआ है टर्म फर्स्ट में, जो कि पहले जनरली होते थे टर्म फर्स्ट सेकंड ऐसे करके। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, जब एक बेस को हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, और ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बना है इसका आपको नेचर भी बताना है। देखो तो बता दो क्या हो जाएगा, तो जैसे आपने ले लिया क्या कि आपने एक ले लिया बेस, ठीक है जी, बेस, और बेस का आपने रिएक्शन करा दिया किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। तो मान लो कि मैंने नॉन मेटल ले लिया CO2, ठीक है, कोई भी एक नॉन मेटल, तो पहले हम एक बार ऐसे लिख लेते हैं नॉन मेटल। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, ये आपका बन जाता है सॉल्ट प्लस वाटर, H2O बाहर रिलीज होती है। अब इसका एक आप एग्जांपल भी दे दो, जैसे बेस मान लो जैसे मैंने ले लिया CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये आपका बेस है, और मैंने एक नॉन मेटल ले लिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये रिएक्शन करेगा तो देखो एक मिनट ध्यान रखना है, ठीक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड लेना है हमें, केवल नॉन मेटल नहीं, नॉन मेटल का ऑक्साइड, ठीक है ना। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड मतलब जैसे कार्बन हो और ऑक्सीजन हो, ठीक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड का मतलब क्या, वो तो आपको आना ही चाहिए, तो आपने एक साथ में नॉन मेटल ले लिया, दैट मीन C ले लिया, तो CO2 क्या हो जाएगा, देखो ये आपका बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये चीज़ भी आपकी NCERT में मेंशन है, ये तो ये NCERT का ही क्वेश्चन है, एक बात समझ में आ रही है ना, ये NCERT का ही क्वेश्चन है। CO2 और प्लस यहाँ से आप क्या निकाल लो, H2O बाहर निकल जाएगा। ओके, अब ये देखो कह रहा है कि व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ द नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बना है, दैट इज आपने जो CaCO3 जो आपने बनाया है, इसके बारे में बताना है कि ये कैसा है, मतलब ये एसिडिक है। मैंने आपको बताया है कि दो तरीके के हमारे सॉल्ट्स होते हैं, तीन तरीके के, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। तो देखो CaOH का होल ट्वाइस यानी कि CaOH आपका क्या हो गया, एक तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और CO3 आपका हो गया कार्बोनिक एसिड का। तो यानी कि अब आपका जो होगा वो कैसे होगा, वो आपका होगा बेसिक इन नेचर। बात समझ में आ गई, एक मिनट CaOH का होल ट्वाइस है ना, ओके ठीक है। तो ये आप क्या बता दो, ये क्या होगा, बेसिक इन नेचर। क्लियर होगी बात, आगे बात समझे। ओके अच्छा देखो यहाँ से एक चीज़ और, ये चीज़ मिसिंग है, जनरली हमसे ये जो नेचर पूछ रहा है वो नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर पूछ रहा है। मतलब आपने जैसे नॉन मेटल का ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका होगा ये होगा एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। बात समझ आ रही है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, जितने भी आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो सभी के सभी आपके कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे। जैसे आप एक दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपने NaOH ले लिया, ये भी आपका एक बेस है, और मान लो आपने ले लिया CO2, फिर से ले लिया CO2, तो आप इसका रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, आपका ये बनेगा Na2CO3 बन जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ से H2O रिलीज़ हो जाएगा। आप इसको जरा बैलेंस कर लेना, तो यहाँ पे 2 लगा लोगे। सेम वही बात, ये जो Na2CO3 बना है ये भी आपका एसिडिक इन नेचर है, सॉरी ये भी आपका बेसिक इन नेचर है। ये कैसा है, ये बेसिक इन नेचर है, और यहाँ पर आपने जो CO2 लिया है ये एसिडिक इन नेचर ही होगा। ओके, ये बात ध्यान रखो आप, तो एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर है बात, यानी कि CO2 यानी कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो हमेशा याद रखना बच्चे आपको, वो कैसा होता है, वो एसिडिक इन नेचर होता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आपका 34 क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाउ विल द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डिसोसिएट। डिसोसिएट का मतलब होता है कि ब्रेक होना, ठीक है।
तो ये कह रहे हैं कि कैसे ब्रेक होगा, कैसे जी, प्रोड्यूस आयन इन देयर सॉल्यूशन। पहला देखो कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप इसको ब्रेक करके दिखा दो कैसे डिसोसिएट होगा। तो पहला आपने बताया HCl को देखो जब आप ब्रेक करोगे तो ये टूट जाता है H+ और प्लस Cl- आयन में ब्रेक हो जाता है, ये पहला हुआ। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट मीन्स H2SO4। जब ये ब्रेक होता है तो ये बनता है आपका H+ और प्लस H+ प्लस SO4 डबल माइनस, ठीक है, H+ प्लस SO4 डबल माइनस, है ना, ये बात ध्यान रखोगे आप। तो यहाँ पर आप इसको जरा बैलेंस भी कर लोगे तो यहाँ पर आप लगा दोगे 2H+, है ना, क्योंकि यहाँ पर H क्या है 2 बार है, तो दैट इज़ 2H+। तीसरा देखो आपका क्या है, थर्ड है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं KOH, ठीक है। तो ये आपका ब्रेक हुआ तो ये मिलेगा K+ और OH-, इस तरीके से डिसोसिएट होगा। चौथा आपका देखो क्या है, फोर्थ आपका है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोले तो Mg और OH का होल ट्वाइस, ठीक है। जब ये Mg OH का जब होल ट्वाइस से ब्रेक होगा तो देखो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा Mg2+ और प्लस OH-, और यहाँ पर आप 2OH ऐसे लगा लेना, बात समझ आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद फिर देखो आपका क्या है नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले नाइट्रिक एसिड का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं HNO3। तो HNO3 देखो जब ब्रेक होगा तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा H+, ठीक है, और प्लस NO3-, ओके। नाइट्रेट हमारा ये हमारा कहलाता है NO3 सिंगल माइनस होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं NaOH, जब ये आपका ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा Na+ और प्लस OH-। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हमने सारी चीज़ों को डिसोसिएट कर दिया, है ना। देखो ये आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ एंटासिड वर्क। तो प्लीज़ इस आपको अगर आपको पता है तो बिल्कुल आप लिख डालो, या फिर नहीं पता तो जरा देख लो। कहता है कि बाई न्यूट्रलाइजिंग द एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टमक एसिड, जिसको हम लोग HCl के नाम से जानते हैं, है ना। हमारी स्टमक क्या प्रोड्यूस करती है, HCl। होता क्या है कि इट कंटेन बेस, है ना, जैसे कि आपने ले लिया MgOH का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, ये बात ध्यान रखना। विच रिएक्ट विथ HCl, ठीक है, फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और प्लीज़ आप इसका एक रिएक्शन भी साथ में दे दोगे। क्लियर है बात। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो आपका क्वेश्चन है कोई बहुत नई ये क्वेश्चन नहीं है ना, सिंपल आपका ये NCERT का ही एक तरीके से कह सकते हो कि आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्या कह रहा है, जरा ध्यान से वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसे कोशिश करो सॉल्व करने की। क्या कह रहा है कि स्टेट द कलर ऑफ द फिनोप्थलीन इन द सोप सॉल्यूशन। याद है फिनोप्थलीन केवल और केवल बेस में ही अपने कलर को चेंज कर देता है और उसका कलर जो हो जाता है वो हो जाता है बच्चे पिंक, ओके। दूसरा नेम द बाई प्रोडक्ट द क्लोर एल्कली प्रोसेस, पता होना चाहिए आपको, विच इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो केवल जैसे आपको पता है कि 2 गैसेज निकलती हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो केवल आपको उसका नाम बताना है जो हम लोग यूज़ करते हैं एज अ ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। तो हम लोग यूज़ करते हैं Cl2, ओके जी। नेम वन इंडिकेटर विच स्पेसिफाई द वेरियस लेवल्स ऑफ H+ आयन। तो ऐसा इंडिकेटर जो H+ आयन के सभी लेवल को शो करता हो, तो जाहिर है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। उसका नाम क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। बात समझ में आ गई। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर, कह रहा है कि फर्स्ट टर्न्स मिल्की, पहले तो ये मिल्की बनता है, देन उसके बाद ये बन जाता है कलरलेस, एक्सप्लेन वाई। उसके बाद राइट ऑल दी केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इवॉल्व। चलो आपको लगता है कि आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करने की कोशिश करो सॉल्व करने की। देखो जरा, आपको पता है कि लाइम वाटर जो मिल्की बनता है ना, वो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। प्लीज़ रिमेंबर दिस। मिल्की क्यों बन जाता है, क्योंकि क्या बन जाता है, ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट, ओके जी, जिसको हम लोग बोलते हैं CaCO3, ठीक है। ये कैल्शियम आपका कार्बोनेट बन जाता है। अब उसके बाद फिर कह रहा है कि देन बिकेम कलरलेस, फिर ये कलरलेस भी हो जाता है। क्यों, देखो जब एक्सेस अमाउंट हम जब CO2 पास करते हैं तो ये फिर से, ठीक है, फिर से हमारा क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं CaHCO3, ठीक है। तो ये जो CaHCO3 है ये क्या कर रहा है, ये जो है ना, ये एक तरीके से ये एक सॉल्यूबल है, मतलब वाटर में ये आराम से घुल जाता है। तो कह रहा है कि इसका रिएक्शन बता दो। तो देख लो पहले वाले का रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपके पास क्या है, लाइम वाटर, ठीक है जी। लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। हमने इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ, CO2 के साथ, तो ये क्या बन गया, CaCO3 बन गया, प्लस H2O बाहर रिलीज़ हुआ। उसके बाद अब आप इसका फिर से रिएक्शन करा दो, यानी कि आपके पास फिर से CaCO3 है, आपने इसका फिर से रिएक्शन कराया CO2 के पास, ठीक है,
प्लस H2O तो है ही। ये देखो अब क्या मिलेगा, अब आपको मिल जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, बात समझ में आएगी ना, ये आपका हो जाएगा रिएक्शन। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन जरा देखो क्या कह रहा है कि डिफाइन ऑल फैक्टर इंडिकेटर। देखो हम लोग पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं ना कि ऑल फैक्टर इंडिकेटर क्या होता है। तो ऐसा कह दो कि आप ऐसा इंडिकेटर जो वर्क करता है ऑन दी बेसिस ऑफ ऑर्डर, मतलब कह लो कि स्मेल के बेसिस पर वर्क करता है। वर्क ऑन क्या बताओगे, इसका जो प्रॉपर आप डेफिनेशन दोगे क्या कहोगे कि इसमें आप ये वर्ड ऐड करोगे कि वर्क ऑन द बेसिस ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, ODOUR। ओके, ये ऑर्डर पर मतलब स्मेल पर वर्क करता है। जैसे कि एग्जाम्पल देना आप नहीं बोलोगे, ठीक है, जैसे कि ओनियन। ठीक है, एक और मैंने आपको बताया था क्या, क्लोव ऑयल। एक और मैंने आपको बताया था, शायद मैंने आपसे बोला था कि आप एक पता कर लेना, क्या पता किया, नहीं पता किया। देखो एक और आपका हो जाएगा वैनिला। ठीक है, और मैंने आपको बताया था क्लोव ऑयल। ये सब ऐसे हैं जो स्मेल के बेसिस पर वर्क करते हैं। ओके, उसके बाद फिर देखो क्या करें, चूज द स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। बता दो, वीडियो को पॉज करके ज़रा बताओ। देखो ये आपका वीक है H2SO4 ये आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और H2CO3 नहीं, ये कार्बोनिक एसिड ये भी वीक है। ठीक है जी, और HNO3 ये भी आपका स्ट्रॉन्ग है। याद रखना इसमें से H2SO4 को हम लोग किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जानते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस, इसको बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। ओके, तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई हैं। तो जैसा भी हो आप आपको कमेंट करके बताना कि सर मेरे को ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, चलो ट्राई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो।